अगर किसी बच्चे ने अपनी लाइफ में अपने पेरेंट्स को लड़ते हुए देखा है तो उसका काफ़ी हद तक ये परसेप्शन बन जाएगा कि पेरेंट्स ऐसे ही लड़ते हैं और हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसे ही होता है। माइंड में जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है ना वो इस फाइव सेंसेस के थ्रू आ रही है। आपके लिए गुड फूड इज पेन, हेल्दी फूड ईटिंग इज पेन। हुँ। तो आप कभी भी फिटनेस में वो गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे। एक सेलिब्रिटी के लिए या एक एक्टर एक्ट्रेसेस के लिए उनके लिए प्लेजर इज फिटनेस, और एक नॉर्मल बंदे के लिए प्लेजर इज गुड फूड, जंक गुड फूड। फूड, एग्ज़ैक्टली। तो इस तरीके से जब तक हम सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ों को अलाइन नहीं करेंगे तो फिटनेस के गोल्स को कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों का ना परसेप्शन अब बन चुका है डायबिटीज हेरिडिटी है हमारी। यार ओबिसिटी तो हेरिडिटी है, फैमिली में सबको है तो इसलिए मुझे भी है। तो बेसिकली ना वो अपने आप को एक्सक्यूज दे रहे हैं। तो एनएलपी बेसिकली रूट पे काम करती है, आपके सबकॉन्शियस पे काम करती है। आपके सारे मिथ्स आप है इतने इम्पोर्टेंट ऑर्गन के बारे में, ब्रेन के बारे में, माइंड कैसे चलता है उसके बारे में हमें कोई बता ही नहीं रहा, अवेयरनेस दे ही नहीं रहा। कि भागवत में भी बार बार यही चीज़ें भगवान श्री कृष्ण ने रिपीट करी है कि माइंड आपका दोस्त भी बन सकता है और आपका दुश्मन भी। People actually start crying or they are actually releasing their stress. But NLP इन सब टेक्निक से कैसे अलग है? आई वांट टू नो। इन दोनों में कोई कनेक्शन है या फिर NLP बिल्कुल ही डिफरेंट टर्म है अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेडिशनल थेरेपीज? जो लोग कह रहे हैं कि हम अपने गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे, उनके साथ ना आप अभी क्रॉस क्वेश्चनिंग करना। और वो गोल्स इसलिए नहीं अचीव कर पा रहे, उनके पास क्लैरिटी का गोल नहीं है। दूसरा, कंसिस्टेंसी नहीं है अपने एक्शन को लेकर। अगर कोई भी बंदा अपने गोल के लिए कंसिस्टेंट नहीं है, उसका गोल हर हफ्ते बाद बदल रहा है, एग्जैक्टली। तो वो गोल कैसे अचीव होगा? Hi and very warm welcome to the another inspiring and extraordinary episode of the Indian Talk Show. This is your host Asta Singh and हम आपको मिलवाते हैं हर बार ऐसे एक्सपर्टीज से जो अपनी फील्ड में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ NLP, जो आपकी लाइफ को इंटरनली एक्सटर्नली, आपकी हैबिट को, आपके ब्रेन को रिवायर करता है। एंड NLP के लिए आज हमारे साथ है हमारे होस्ट, हमारे गेस्ट, द वन एंड द ओनली सोनिया मैम। तो सोनिया मैम इज़ अ पावरफुल NLP कोच एंड अ न्यूट्रिशनिस्ट। तो आइए मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। तो बेसिकली आई एम सोनिया चावला एंड आई एम अ NLP कोच एंड डाइटिशियन, सर्टिफाइड डाइटिशियन। सो मैंने कुछ अलग करने की कोशिश करी वेलनेस इंडस्ट्री में। मैंने डाइट पार्ट और NLP पार्ट को कंबाइन करके मैं अपने क्लाइंट्स के साथ काम करती हूँ, क्योंकि सबको पता है व्हाट इज़ गुड फॉर देयर हेल्थ एंड व्हाट इज़ व्हाट इज़ बैड बैड फॉर द हेल्थ? बट वो सबकॉन्शियस माइंड ही आपकी हैबिट्स, आपके पेन और प्लेजर को अलाइन कर रहा है। अगर आपके लिए गुड फूड इज़ पेन, हेल्दी फूड ईटिंग इज़ पेन, तो आप कभी भी फिटनेस में वो गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली। NLP क्या है फर्स्ट मैं आपसे जानना चाहूँगी। NLP इन लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ, इट्स अ यूज़र मैनुअल हाउ टू यूज़ योर थॉट्स, योर सबकॉन्शियस इन अ बेस्ट वे टू Okay. अचीव योर गोल्स। बहुत बारी क्या होता है कि हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारे सबकॉन्शियस माइंड एक हर्डल की तरह रोल प्ले करता है हमारे गोल्स को अचीव करने में। अब हमारे बिलीफ सिस्टम और परसेप्शन जो होती है ना, वो 8 ईयर्स तक ऑलमोस्ट बिल्ट हो जाती है। जब हमारा बर्थ होता है तो हम एक एम्प्टी वेसल की तरह आते हैं। उस एम्प्टी वेसल में हमारे बहुत सारे एनवायरनमेंट से, हमारे फैमिली से, हमारे एक्सपीरियंस से हमें बहुत सारे हमारे बिलीफ सिस्टम बनते हैं, हमारे परसेप्शन बनते हैं लाइफ को लेके। तो उन बेसिस पे, बिलीफ सिस्टम के बेसिस पे ही काफ़ी हद तक हम अपनी लाइफ को क्रिएट करते हैं। अगर किसी बच्चे ने अपनी लाइफ में अपने पेरेंट्स को लड़ते हुए देखा है तो उसका काफ़ी हद तक ये परसेप्शन बन जाएगा कि पेरेंट्स ऐसे ही लड़ते हैं और हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसे ही होता है। बट दैट इज़ ए जनरलाइज्ड, इट्स हिज परसेप्शन ओनली। ऐसा That ये you already feed in his या mind. परसेप्शन है और ये रियलिटी नहीं है। तो बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में फिर एक मैरिड लाइफ को इसी परसेप्शन के बेसिस पे देखना शुरू हो जाते हैं।
तो इन परसेप्शन को बदलने के लिए उन बिलीफ सिस्टम पे काम करना पड़ता है और उसको वीकन करना पड़ता है सो दैट दे कैन लीड अ गुड फैमिली लाइफ। तो बेसिकली एनएलपी जो है ना वो आपके 3 चीज़ों पे काम करती है, विजुअल्स, आपके ऑडियो और आपके काइनेस्थेटिक दैट इज़ फीलिंग। इसमें हम 2 चीज़ें और भी जोड़ सकते हैं, सेंसेस एंड योर ऑल्फैक्टरी स्मेल एंड ऑल्फैक्टरी जो आपका टेस्ट होता है। बेसिकली माइंड में जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है ना वो इस 5 सेंसेस के थ्रू आ रही है, आपके विजुअल्स पे, आपके ऑडियो से और आपकी फीलिंग से जिसे हम काइनेस्थेटिक भी बोलते हैं, आपकी स्मेल से और इवन टच से। सो मैम, मैं चाहूँगी आप अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए दैट दे कैन एक्चुअली कनेक्ट विद यू विद दैट। श्योर, दैट्स वाई मैंने एनएलपी को इस डाइट पार्ट से कनेक्ट किया सो दैट कंबाइन दैट। यस, ओके। ताकि हैबिट्स पे काम नहीं करेंगे तब तक आप लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे। आप एक बार ही वेट लॉस करेंगे फिर से दोबारा से रीगेन कर लेंगे। अगर आपने कभी विराट कोहली की बात कभी ध्यान से सुनी हो कि मेरे को खाने के टेस्ट से कोई मतलब नहीं है, मुझे हेल्दी खाना चाहिए, तो उसके लिए प्लेजर इज गोल, अचीविंग हाई गोल। हाँ, वो अपने टारगेट्स को अचीव करना, उसके लिए फूड इज सेकेंडरी थिंग। तो इस तरीके से हमें पेन और प्लेजर को अलाइन करना है। एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, एक सेलिब्रिटी के लिए या एक एक्टर एक्ट्रेसेस के लिए उनके लिए प्लेजर इज़ फिटनेस और एक नॉर्मल बंदे के लिए प्लेजर इज़ गुड फूड, जंक फूड। एग्जैक्टली। तो इस तरीके से जब तक हम सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ों को अलाइन नहीं करेंगे तो फिटनेस के गोल्स को कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने इन दोनों चीज़ों को कंबाइन किया। इवन कि मैंने इस एक रीज़न ये भी था क्योंकि बैरिएट्रिक सर्जरीज़ में भी मैंने देखा है कि लोग बैरिएट्रिक सर्जरीज़ जब कराते हैं वेट लॉस के लिए तो वो फिर से वेट रीगेन कर लेते हैं क्योंकि उनकी हैबिट्स पे काम नहीं होता, उनके पैटर्न्स पे काम नहीं होता, वो ईटिंग हैबिट्स उनकी सेम रहती है। आपको जो डाइट है ना वो गूगल पे कहीं पे भी मिल जाएगी, लेकिन जो हैबिट्स के लिए पेन और प्लेजर को अलाइन करने के लिए आपकी वोकैबुलरी, आपके सबकॉन्शियस माइंड पैटर्न पे काम करने के लिए एनएलपी इज मस्ट फॉर कंप्लीट वेलनेस। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि बहुत सारे लोगों का ना परसेप्शन अब बन चुका है कि डायबिटीज़ हेरिडिटी है हमारी। यार ओबेसिटी तो हेरिडिटी है, फैमिली में सबको है तो इसलिए मुझे भी है। तो बेसिकली ना वो अपने आप को एक्सक्यूज दे रहे हैं। एग्जैक्टली, दे हैव द परसेप्शन कि हमारे तो चलता आ रहा है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड में है जो उन्होंने अट्रैक्ट कर लिया है। हाँ, तो जब तक हम उसको रियलाइन नहीं करेंगे ना, उसको ठीक नहीं करेंगे तो आप कितना भी काम कर लो एक ओबीज बंदे के साथ वो नहीं ठीक होगा। तो एनएलपी बेसिकली रूट पे काम करती है, आपके सबकॉन्शियस पे काम करती है, आपके सारे मिथ्स, आपके सारे डाउट्स क्लियर करती है आपके डाउट्स क्लियर करती है कि आपकी थॉट में इतनी पावर है कि आप ये डायबिटीज़, ओबेसिटी या कोई भी हेल्थ इशू आप बिल्कुल कंप्लीटली रिवर्स कर सकते हो, वेट लॉस कर सकते हो अगर आप अपने हैबिट्स पे और अपने लाइफस्टाइल पे काम करो, अपने सबकॉन्शियस पे काम करो। तो इसलिए मैंने इन दोनों चीज़ों को कंबाइन किया एंड मैं इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे देख रही हूँ। और स्कूल्स में ट्रेनिंग, कॉर्पोरेट्स में ट्रेनिंग मैं ये भी देती हूँ। तो और मेरा सिर्फ यही एक कोर एक मेरा रीज़न यही है कि मैं ये लोगों को बता पाऊँ कि और इफ़ यू कैन टेम योर माइंड यू कैन ईज़िली चेंज योर लाइफ। और इसी बेसिस पे मैं एनएलपी और डाइट्स पे काम कर रही हूँ। आई थिंक आपका एक मोटो भी है, व्हाट इज दैट? आई वांट टू नो, यू हैव अ मोटो ना? या मैं यही चाहती हूँ कि यू जस्ट बाय अलाइनिंग योर सबकॉन्शियस ना यू कैन ईज़िली अचीव योर गोल्स। आप ना अपने अगर अपने सबकॉन्शियस पे काम करो तो आपके लिए कोई भी गोल मुश्किल नहीं है। लाइक ट्रेनिंग माइंड्स और ट्रांसफॉर्मिंग, या टेमिंग माइंड, या यू विद बाय टेमिंग योर बाय if you can tame your mind you can change your life completely. So it's you can say कि अगर हम फ़ोन कोई लेते हैं तो उसका यूज़र मैनुअल होता है, कोई भी नया गैजेट लेते हैं उसका यूज़र मैनुअल होता है, लेकिन हमें इस इतने इम्पॉर्टेंट
ऑर्गन के बारे में, ब्रेन के बारे में, माइंड कैसे चलता है उसके बारे में हमें कोई बता ही नहीं रहा, अवेयरनेस दे ही नहीं रहा. सो इफ़ यू हैव दिस यूज़र मैनुअल, NLP अगर आपको आ गई तो आपके लिए लाइफ को रीफ्रेम करना, लाइफ में कोई भी गोल को अचीव करना बहुत ईजी हो जाएगा. सो मैम नाउअडेज रील्स पे हमें देखने के लिए मिल जाता है, वी कैन जस्ट सर्च ऑन गूगल NLP, दैट इज डेफिनेशन, इसकी जो फुल फॉर्म है वो सबको पता है, दैट इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम. ओके, बट द पर्सन दैट इज़ वेरी न्यू टू दिस टर्म, उसको नहीं पता बेसिकली है कि और ये कैसे वर्क करती है. फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम न्यू टू दिस टर्म, मुझे नहीं पता बेसिकली क्या होता है. सो हाउ वुड यू ब्रेक डाउन दिस NLP टर्म फॉर मी? आप उसे फर्स्ट टाइम में कैसे गाइड करेंगे कि ये बेसिकली होती क्या है, ये कैसे हमारी लाइफ को चेंज कर सकती है? यस, बेसिकली न्यूरो लिंग्विस्टिक आपको पता होगा कि इट्स अ लैंग्वेज, अपने सबकॉन्शियस से माइंड करने की लैंग्वेज, उसके साथ कम्युनिकेट करने की लैंग्वेज को हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बोलते हैं. और बेसिकली 95% हमारी लाइफ जो चल रही है ना वो सबकॉन्शियस माइंड के बेसिस पे चल रही है. 5% इज कॉन्शियस माइंड. और सारे पैटर्न, सारी हैबिट्स, सारे आपके सेल्फ डाउट सब सबकॉन्शियस माइंड में है. तो अगर हमेशा कॉन्शियस माइंड तक पहुंचना आ गया, उसको राइट कमांड देनी आ गई, तो चाहे वो वेलनेस हो, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड गोल्स हों या रिलेशनशिप्स हों, आप सबको ईजिली हैंडल कर सकते हो. सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग कि आप अपने थॉट को अलाइन करके हर एक चीज़ अपनी अचीव कर सकते हो जो आप चाहते हो. इवन कि भागवत में भी बार बार यही चीज़ें भगवान श्री कृष्ण ने रिपीट करी है कि माइंड आपका दोस्त भी बन सकता है और आपका दुश्मन भी. तो इट्स अप टू यू कि आपने उसको टेम करके दोस्त बनाना है या उसके अकॉर्डिंग काम करके उसको दुश्मन बनाना है. Like I saw few of your reel in which you had connected NLP with Srimad Bhagavatam. Yes. So that is really good. कि for an example, I want to just ask, any of your client, any of your the story of your real client जो आप शेयर करना चाहते हो अभी इस टाइम पे, जो हमारे व्यूअर्स अभी देख रहे हैं कि NLP के थ्रू उनका 360 डिग्री में बोलूँ वॉल्ट फास्ट हुआ हो उनकी लाइफ के अंदर, राइट? वॉल्ट फास्ट इन द सेंस they were having some issues in their life, right? कि उनके जो ब्रेन के अंदर कुछ चीज़ें फिक्स थी, नेगेटिविटी, डिस्टॉर्शन जो भी उनके फिक्स थे वो बिल्कुल ही चेंज हो गए, एंड दे सी अ काइंड ऑफ अ वर्ल्ड पास इन देयर लाइफ. एनी ऑफ द स्टोरी यू वांट टू शेयर विद अस? Although there are many stories, but एक बहुत अच्छी स्टोरी जो मेरे ख्याल से इंस्पायरिंग भी होगी. एक लेडी आई थी मेरे पास ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के साथ, और उसको स्किन एलर्जीज होती थी और सनलाइट पे डॉक्टर ने जाने के लिए उसको मना कर दिया था. काइंड ऑफ अ रेडनेस टू द Yes, ओके, redness. सनबर्न. और Okay. डॉक्टर ने बोला था दिस इज अ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, ये ठीक नहीं हो सकता. इसका सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि आपको सनलाइट से बचना है. तो विटामिन डी इज इंपॉर्टेंट टू आवर बॉडी ना. यस, बट वही है कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर अगर किसी को हो गया तो लोगों की परसेप्शन यही रहती है कि ये कभी रिवर्स नहीं हो सकता. पर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के बारे में अगर आप समझो, अगर आप सेल्फ हेट्रेड मोड में रहते हो लॉन्ग टाइम तक, तो आपका इम्यून सिस्टम आपके अगेंस्ट काम करना शुरू हो जाता है. तो जब मैंने उसको सेल्फ लव और उसकी बिलीफ सिस्टम में चेंजेस लेके आई, सेल्फ अफर्मेशन, Yes. ओके, तो उसका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी, उसको मैंने बिलीफ दिलाया कि उसको कन्विंस किया कि यू कैन ईजली रिवर्स दिस डिसऑर्डर. और जब उसने मेरे पे ट्रस्ट करके उस चीज़ पे बिलीव किया तो विद इन 15 डेज़ मेरे ख्याल से उस टाइम पे वो श्रीलंका जा रही थी और बीचेस पे जाना था उसे. तो उसने जब आई तो उसने मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया. तो उसने बोला कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, और मैं बड़ी हैरान थी कि मुझे बहुत सरप्राइज़ थी कि मैं ऐसा कैसे हो गया कि मुझे कोई सनबर्न नहीं हुआ. बिकॉज उसने अपने बिलीफ को चेंज कर लिया कि सन रेज मेरे लिए हार्मफुल नहीं है. ओके. तो उस अकॉर्डिंग उसके मतलब वो एक बहुत ट्रांसफॉर्मेशन थी उसकी लाइफ में, क्योंकि वो बहुत टाइम से उस प्रॉब्लम को बेयर कर रही थी. तो
उसको बिलीव आया कि उसको इस चीज़ पे ट्रस्ट आया कि कैसे बिलीफ सिस्टम आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम पे, आपकी बॉडी की हेल्थ पे काम करता है। ओके। तो वो मेरे लिए एक बहुत अच्छी, मैं कहूँ कि मेरे एक प्रोफेशन में एक विक्ट्री थी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं उसको इस चीज़ से बाहर निकाल पाई। दैट इज़ इंस्पायरिंग टू अदर ऑल्सो, जो कि सोचते हैं कि उनकी जो डिजीज़ है या फिर कोई उनको इस टाइप की प्रॉब्लम है दैट कांट बी रिवर्स, तो एनएलपी उसमें भी यूज़ हो सकती है, आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मैम, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ देयर आर अदर थेरेपी ऑल्सो, ट्रेडिशन के अंदर भी है। इवन अगर हम कोरिया जाते हैं, साउथ कोरिया या फिर जापान जाते हैं, देयर आर मेनी टेक्निक लाइक साउंड थेरेपी है हमारे पास, राइट? योगा है, माइंडफुलनेस योगा है, काउंसलिंग करते हैं लोग। इवन अगर आप रील देखेंगे आजकल, तो दे आर ट्रेंडिंग रील्स की वो साउंड थेरेपी करते, देयर अ बाउल और अ वास्प, दे वर जस्ट डूइंग अ काउंट ऑफ अ सोल टू दैट a tool, and they people actually start crying or they are actually releasing their stress. But NLP इन सब टेक्निक से कैसे अलग है? I want to know, इन दोनों में कोई कनेक्शन है या फिर NLP बिल्कुल ही डिफरेंट टर्म है अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेडिशनल थेरेपीज? मैं कहूँ सारी मोडालिटीज़ अपने वे में काम करती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत मोडालिटी है या उस NLP ज़्यादा अच्छी है, बट NLP सबसे पहली बात है, जो भी आप मोडालिटी को यूज़ करके हीलिंग कर रहे हो, आपको सबसे पहले उस पर ट्रस्ट होना चाहिए। और अगर आप डीपली देखेंगे ना, सारी मोडालिटीज़ ना एक ही चीज़ पे काम करती है, दैट इज़ योर working on your visualization, positive visualization, and how you feel at that time. तो वो काइनेस्थेटिक वाला पार्ट जो NLP का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो भी आ जाती है। तो जब आपकी लाइफ में कोई बैड मेमोरी है या कोई पास्ट कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जिसको आप भुला नहीं पा रहे, जिसकी वजह से कि आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो NLP के थ्रू आप इजीली फेड आउट कर सकते हो, उसको डिल्यूट कर सकते हो। क्योंकि इसमें 3 चीज़ों को हम बेसिकली यूज़ करते हैं, दैट इज़ विजुअलाइजेशन, योर ऑडियो। अगर आपकी कोई भी हम एक्सपीरियंस को, पास्ट एक्सपीरियंस को अगर डिलीट करना चाहते हैं, तो उसमें हो सकता है उसमें कोई ऐसी नेगेटिव ऑडियो हो जो आपको गलत कमेंट्स दिए हुए हों, तो वो कैसे डिलीट करना है NLP में वो टेक्निक्स होती हैं। कैसी फीलिंग उस मेमोरी को सोच के आपकी फीलिंग कैसी होती है, तो वो नेगेटिव फीलिंग को आप पॉजिटिव में कैसे अलाइन कर सकते हो, उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, वो NLP में आप बहुत अच्छे से अपने नए न्यूरल पाथवेज जनरेट कर सकते हो। तो एक बहुत सारे टूल्स हैं NLP में, और डिपेंड करता है कि उस क्लाइंट पे कौन सा टूल यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए एक्सेप्टेबिलिटी क्या है। सो मैम, जैसे कि आपने बात की यहाँ पर दैट देयर आर सम वर्ड्स और एनी ऑफ द पास्ट बैड एक्सपीरियंस, अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो देखने को मिल जाते हैं। इवन देयर आर सम ऑफ माय फ्रेंड, उनके साथ पास्ट में कुछ एक्चुअली गलत हो, बहुत ज़्यादा जिसे गलत बोलते हैं, बट समहाउ आज भी वो चीज़ें जो है दे एक्चुअली होल्ड दैट पास्ट। वो दिस इज़ वेरी इजी, हर कोई बोलता है पास्ट है भुला दो, you have to live your life, okay, just remove that bad memories from your brain. But the person who had actually bear from that pain na, only he or she can understand that कि वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल मोमेंट रहा है उनके लिए, फिर जो भी उनके बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं। बट NLP के थ्रू हम उसे कैसे चेंज कर, लाइक कुछ स्विचिंग वर्ड्स हैं आपके पास जो आप व्यूअर्स को बताना चाहे, या फिर कोई ऐसी टेक्निक है NLP में जो उनकी बैड एक्सपीरियंस है, जो उनकी बैड मेमोरी है, दे कैन जस्ट इरेज दैट, बिकॉज दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट समटाइम। तो बेसिकली NLP में मैं ऐसा तो पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी यहाँ पे, लाइक अ टेक्निक और समथिंग व्हिच दे कैन यूज बाय देयर सेल्फ। अगर मेरे पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है उसको क्विक फिक्स चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे अच्छा जो टूल है दैट इज एंकरिंग। ओके, व्हाट इज एंकरिंग? हाँ, एंकरिंग इज बेसिकली क्या होता है कि आप अपने इमोशंस के साथ कोई मेमोरी को कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई गाना सुन के या कोई जगह पे जाके आपको पुरानी गुड मेमोरीज याद आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल आप स्कूल में गए या स्कूल के कोई फ्रेंड से मिले, या कोई आपने उस स्कूल टाइम का कोई म्यूज़िक सुना, तो आप एकदम से उस मेमोरी में दोबारा से रिकनेक्ट हो जाओगे। क्योंकि वो एंकर क्या है? एंकर इज़ योर
वो सॉन्ग, वो प्लेस या वो कोई पर्सन जो उस मेमोरी से कनेक्ट कर रहा है। तो मुझे सबसे अच्छा लगता है कि आप म्यूज़िक को यूज़ करो, क्योंकि म्यूज़िक सबसे क्विक थेरेपी है। उस म्यूज़िक को सुनो जो आपको गुड मेमोरीज में लेके जाती है। अगर आप लॉन्ग टर्म तक मतलब एक पीरियड तक आप अच्छे गाने सुनते हो ना, जो आपको हाई पे ले जाएं और आपको पॉजिटिव करें, तो आपके माइंड में ऐसा डोपामिन प्रोड्यूस होगा कि आपके लिए वो नेगेटिव एक्सपीरियंस फेड आउट होने शुरू हो जाएंगे। इसको बोलते हैं टाइम हीलिंग। ऑल्दो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, टूल्स भी हैं एनएलपी में, जिससे आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस, जो नेगेटिव पास्ट एक्सपीरियंस को आप बहुत अच्छे से डिलीट कर सकते हो। उसका प्रॉपर एक तरीका होता है, स्विच पैटर्न्स होते हैं, और आपके पास डिलीशन ऑफ ओल्ड मेमोरी का एक टेक्निक होती है, आप यूज़ कर सकते हो। बट ये जो क्विक फिक्स चाहिए तो म्यूज़िक थेरेपी मुझे बेस्ट लगती है किसी को गाइड करना, कि म्यूज़िक थेरेपी से आप एकदम से अपना स्टेट ऑफ माइंड को चेंज कर सकते हो। मैम, इसमें आपने बोला कि दैट यू कैन गो टू दैट प्लेस जहाँ पर आपको जाकर एक अपनी अच्छी गुड मेमोरी याद आई हो। इन दैट केस, अगर कोई एक पर्सन है, दैट इज़ अ रियल बेस्ड स्टोरी विच आई वांट टू शेयर यू, एंड मैं पूछना चाहूँगी, देयर इज़ अ पर्सन, अगर वो किसी प्लेस पे जाता है और उसके साथ वहाँ पे कोई पास में कोई बैड एक्सपीरियंस हो और वो वहाँ जाने से वो इंसान बहुत डर रहा है, राइट, कि पास्ट में मेरे साथ यहाँ पर ये चीज़ें हुई है, मैं यहाँ पर अब दोबारा नहीं जाऊँगा या फिर जाऊँगी। दैट्स अ काइंड ऑफ फियर, अ काइंड ऑफ एग्जाइटी, इवन डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस, इवन वो बंदा वहाँ पे बोल भी नहीं पा रहा है, दैट पर्सन, वो जा तो रहा है अपनी फैमिली के साथ कोई प्रेशर के अंदर या फिर डांट के लेके जा रहे हैं, जैसे भी लेके जा रहे हैं। सो इन दैट सिचुएशन हाउ कैन दे एक्चुअली कंट्रोल देयर सेल्फ, कि या तो वहाँ जाए ही ना बिल्कुल भी, बिकॉज अभी आपने शुरू में बोला कि एनएलपी के अंदर जितने भी आपने अपने परसेप्शन बना रखे हैं, जो भी है वो सब ठीक हो जाते हैं, कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते। तो वहाँ पे जब ये बात आ रही है, मैं वहाँ नहीं जाना चाहती, जाऊँगी तो मेरे साथ फिर से बुरा हो जाएगा, उस टर्म को मैं कैसे इरेज करूँ अपने ब्रेन में से? उसको देखो, इसमें हमें अपनी ना सेल्फ इमेज पे काम करना पड़ेगा। ओके। अगर हमारी सेल्फ इमेज स्ट्रांग होगी ना, तो हम अपने फियर फेस करने में कभी भी डर नहीं लगेगा। क्योंकि अगर आप अपने फियर्स को फेस नहीं करोगे तो आप बोल्ड नहीं बन पाओगे। तो आपको अपनी सेल्फ इमेज को इस तरीके से रीफ्रेम करना है कि आई एम स्ट्रॉन्गर, दैट आई एम बिकमिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। तो जब आप ये अपने अंदर एम्बेड कर दोगे, अपने अंदर ये बिल्कुल डाल दोगे, तो वो जगह आपके लिए कोई ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर पाएगी। हो सकता है कि शुरू में 1-2 बारी आपको लगे, बट लेकिन आप बार बार उस फीलिंग को, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को डाल रहे हो कि आई एम बिकमिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। ये अफर्मेशन से आप अपने आप को बार बार अपने आप को बोल रहे हो कि वो जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, बैड एक्सपीरियंस हुआ था, वो ज़रूरी नहीं वो दोबारा से रिपीट होगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस मेमोरी को डिलीट, फेड आउट कर सकती हैं। ओके। हाँ, तो डिलीशन ऑफ मेमोरी की मैंने जो बात करी है, वो आप बहुत ईजिली करके और उस जगह पे जा सकते हो। उसमें देखो, आप कोई जगह पे जाते हो तो हमेशा आप रोड पे, आपका एक बार एक्सीडेंट हुआ तो आप रोड पे जाना बंद कर देते हो? नो, नहीं जाना बंद we have करते। to go through from that phase also, because वो ही एक आप आपके पास हमेशा एक मन link को है, यही समझाते हो ना कि एक बार एक्सीडेंट हुआ तो जरूर दोबारा नहीं होगा। तो ऐसे ही हम अपने लाइफ में रीफ्रेमिंग करनी पड़ती है, अपने माइंड को एक पॉजिटिव अफर्मेशन देनी पड़ती है, सो दैट हमारे एक्सपीरियंस हमें डे बाय डे स्ट्रांग बनाए, हमें वीक ना बनाए। कोई भी जगह, कोई भी पर्सन हमें अफेक्ट नहीं कर सकता जब तक हम अपने बारे में नेगेटिव नहीं सोचते। तो अपनी सेल्फ इमेज को हमेशा स्ट्रांग करते रहना है। और रीफ्रेमिंग एक एनएलपी की ही बहुत अच्छी टेक्निक है, जिसमें हम लाइफ को रीफ्रेम करते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी लाइफ की चीज़ें ना हम कंट्रोल नहीं कर सकते। Exactly, everything is not in our hand, हाँ, that we can control everything. हाँ, अगर आपका गोल का कोई आपने रोड मैप बना रखा है, ज़रूरी नहीं कि वो रोड मैप आपके लिए कभी चेंज नहीं होगा। हो सकता है विद टाइम आपको चेंज करना पड़े, तो आपको रीफ्रेम करना पड़ता है उसको, लेकिन अपने गोल को नहीं बदलना। आपने उस प्लान को थोड़ा सा उसके रोड मैप को मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई करना है।
So in that way, NLP helps to reframe your life. और जहाँ पे आप जैसे बता रहे वो उस जगह पे जाना पसंद नहीं करते, तो इस तरीके से वो उस चीज़ को रीफ्रेम करके उस जगह पे जा सकते हैं. ओके, सो मैम आई विल जस्ट आस्क अ क्वेश्चन. अभी आपने बोला अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, ये जो भी दोनों टर्म है हमारे पास. पीपल आर डूइंग मैनिफेस्टेशन आइदर, कुछ लोग बेलीफ के ऊपर भी करते हैं जो टैरोट के अंदर हमारा आ जाता है, दैट इज़ अनदर थिंग. बट देर आर सम पीपल हु आर कीप ऑन डूइंग मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन, बट फिर भी उनके जो गोल्स होते हैं ना, अपने गोल तक वो नहीं पहुंच पाते. There are many people who actually keep on saying that कि यार मैंने ना बहुत टाइम पहले सोचा था कि एक घर लूँगी इतना बड़ा, बट मैं सब कुछ तो कर रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ कि अपने तरीके से मुझसे जितना बन पा रहा है, I'm just doing that, बट मैं कर नहीं पा रही हूँ. सो व्हाट इज़ जो उनको वो होल्ड कर रहा है उस चीज़ को करने के अंदर, फिर जो वो कर भी रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, वो उसके पीछे के कुछ साइंस है, कुछ NLP, या फिर हमारे ब्रेन को हमें रीवायरिंग करना पड़ेगा फॉर दैट, व्हाट इज़ दैट, या फिर अभी जैसे कि आपने बोला कि मॉडिफाई करना पड़ेगा हमें, अपने जो मैप आपने बनाया हुआ है आपको रीफ्रेम करना पड़ेगा. उसमें हम क्या कर सकते हैं कि हमारे जो मैनिफेस्टेशन हो वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और बीच के जो हर्डल है जो मैनिफेस्टेशन करते टाइम, या फिर जो आपने कर लिया है फिर भी आप उसको नहीं अचीव कर पा रहे हैं, उसके बीच में ना आए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? देखो, अफर्मेशंस सिर्फ बोलना इनफ नहीं होता, और गोल्स बनाना भी मैं कहूँ इनफ नहीं होता. क्लैरिटी ऑफ गोल बहुत ज़रूरी है. बहुत सारे लोगों को ना, अगर आप जो जो लोग कह रहे हैं कि हम अपने गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे, उनके साथ ना आप अभी क्रॉस क्वेश्चनिंग करना, और वो गोल्स इसलिए नहीं अचीव कर पा रहे, उनके पास क्लैरिटी ऑफ गोल नहीं है. दूसरा, कंसिस्टेंसी नहीं है अपने एक्शन को लेके. अगर कोई भी बंदा अपने गोल के लिए कंसिस्टेंट नहीं है, उसका गोल हर हफ्ते बाद बदल रहा है, एग्जैक्टली, तो वो गोल कैसे अचीव होगा. तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, जो शायद कभी कोई, मेरे ख्याल से किसी ने डिस्कस नहीं किया होगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ इकोलॉजी. इकोलॉजी इज़ योर इनर सेल्फ. आपकी इकोलॉजी में आप अपने आप को वर्दी नहीं समझते उस गोल के. एग्जैक्टली, पीपल आर सेइंग नेगेटिव थिंग टू देयर सेल्फ कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकती, आप नहीं कर इनर सेल्फ में तो पाऊंगी. बोल रहे हो. ओके, अगर आपने गोल बनाया, वांट टू बी अ मिलियनियर दिस ईयर, और इनर सेल्फ में आप बोल रहे हो कि मैं वर्दी नहीं हूँ, आप इनर सेल्फ में बार बार ये रिपीट कर रहे हो, तो आप कैसे गोल अचीव करोगे? आपकी इकोलॉजी और आपका गोल मैच ही नहीं कर रहा. दूसरा, आपकी कभी कभी वैल्यूज मैच नहीं करती. ओके, क्योंकि आप अगर एक मिलियनर बनने के लिए यू हैव टू बी डेडिकेटेड पर्सन. आप अपने एक्शन ओरिएंटेड होना है. तो अगर आप आप कहते हो कि मुझे अपनी फैमिली को भी टाइम देना है, तो वो वैल्यूज़ आपकी मैच नहीं कर रही आपके गोल्स के साथ. और अगर हो सकता है कि आपके बिलीफ सिस्टम में कुछ ऐसी परसेप्शंस हो कि ज़्यादा पैसा आने से एटीट्यूड आ जाता है, या मैं क्या ही करूँगा इतने पैसे का, खानी तो दो रोटी है. एग्जैक्टली. तो अगर ये बिलीफ सिस्टम एम्बेडेड हैं, तब आपका वो गोल तो अचीव और दूर हो रहा है. तो आपको अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करना है, अपनी इकोलॉजी को बैलेंस करना है, तब वो अफर्मेशंस को यूज़ करना है, और उस अफर्मेशन को भी आपको विजुलाइज करके और इमोशन के साथ बोलना है. ऐसा ना हो कि बिल्कुल डिस्कनेक्ट होके बोलना है आपने. तो तब आप देखना कि जो NLPers होते हैं, उनको पता है कि मैनिफेस्टेशन कैसे करनी है. और मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट जस्ट कि आप सरफेस एरिया पे काम करो, आपको डीप डाउन काम करना पड़ता है. आपको उनके जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम जो हैं, अगर वो उस गोल्स के बीच में आ रहे हैं, उसको कैसे रिमूव करना है, कैसे डिलीट करना है, वो सब NLP में आप सीखते हो. ओके मैम, मैनिफेस्टेशन और अफर्मेशन की जो भी हमने बात की है, NLP के अंदर कोई ऐसी टेक्निक भी है जिससे हम फाइनेंस के अंदर इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, जो कि अभी तक एक हिडन है या फिर कवर है, जो कि NLP कोच नहीं बताना चाहते हो हमें, बट अगर आप बताना चाहें फॉर दैट? फॉर बिकमिंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, या एग्जैक्टली, फॉर बिकम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट की मनी अट्रैक्ट करने के लिए. सबसे पहले तो ना मैं बार बार यही बोलती हूँ, लाइफ में कोई भी गोल हो, चाहे फाइनेंशियल गोल हो या रिलेशनशिप गोल हो, या कोई भी हेल्थ से रिलेटेड कोई गोल हो, 3 चीज़ें मस्ट होनी चाहिए.
सबसे पहले तो ना आपको अपनी सेल्फ इमेज पे काम करना है, अपने आप को उस गोल के लिए वर्दी समझना वर्दी है। समझ that you are worthy for that हाँ destination or designation. हाँ, बहुत सारे लोग उस बिलीफ सिस्टम की वजह से अपने आप को वर्दी नहीं समझते। फिर तीसरा है दैट इज RAS, अपना RAS सही रखना है। Okay. RAS इज रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, एक ब्रेन Okay. का ना गूगल सर्च इंजन है ये, कि आपने फॉर एग्जांपल अगर टोयोटा कार लेनी है, आपने अभी सिर्फ मन में सोचा है, तो आपको वो रोड्स पे ज़्यादा दिखनी शुरू हो जाएंगी। उस टाइम पे वो आपको ब्रेन वही चीज़ें ज़्यादा दिखाएगा। तो उस सिस्टम को, इस RAS सिस्टम को हमने राइट वे में यूज़ करना है। हम ज़्यादातर कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसके नेगेटिव और लूप होल्स ज़्यादा देखते हैं और वही देखना शुरू कर देते हैं, वही ब्रेन हमें दिखाना शुरू कर देता है। जैसे ये बिजनेस में फेलियर्स, अरे ये कर लूँगा तो मैं फेल हो जाऊँगा। तो RAS को ना एक पॉजिटिव वे में यूज़ करना है, और बहुत सारे लोग RAS को ही नेगेटिव वे में, डाउट्स में ले जाके सेल्फ डाउट हो गया, फिर जो कुछ वर्ड पर्टिकुलर वर्ड जो होते हैं। एंड थर्ड थिंग इज एक्शन। बहुत सारे लोग गोल्स बनाते हैं और सुबह रात को बनाते हैं, सुबह चेंज भी हो जाते हैं या भूल जाते हैं। बहुत सारे सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशन इज सो इजी, सिर्फ अपना मैनिफेस्ट लिखो, स्क्रिप्ट राइटिंग करो, अफर्मेशंस करो, बट एक्शन बहुत कम लोग लेते हैं। तो एक्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कोई भी गोल्स को या मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए। ओके मैम, अभी आपने बोला दैट यू हैव टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल वो सेल्फ लव आपके अंदर होना चाहिए, आपकी सेल्फ वॉइस अच्छी होनी चाहिए। बट इन दैट केस अगर मैं आपसे बात करूँ, देयर आर सम फैमिलीज या फिर फैमिली के कुछ पर्सन है, यू आर डूइंग समथिंग एंड यू आर वेरी क्लियर टू योर गोल, आप कंसिस्टेंट है, आपकी क्लैरिटी है, यू वांट टू अचीव दैट गोल एंड यू आर वर्किंग डे और नाइट फॉर दैट अचीविंग दैट गोल, राइट? But somehow there are some person who are keep on bullying you or keep on taunting you that you can't do. In that case, how we can just build a kind of a shield for ourselves कि वो word को मैं अपने पास ना ही लो। अगर मैं मेरी बात करूँ, for an example, I'm doing podcast right now, right? And people are saying that that is a waste of the time. You are doing such waste thing. कि इससे कुछ नहीं हो पाएगा। There already there are kind of एक hub बन गया है podcast के लिए भी। You can't made your space in that. So in that case, how can I just build a kind of a shield like around me कि मैं उन word को catch ही ना करूँ, कि मेरे तक जो word है I can just only grab the positivity from their self and वो negativity को मैं बाहर रखूँ, वो जो उनके taunting word है या कुछ भी है। और ये बात मैं एक फील्ड के लिए नहीं करी, दो पर्सन हु आर एक्चुअली फेसिंग दिस काइंड ऑफ इशू दैट यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ एंड सम वर्ड एक्चुअली हिटिंग यू फॉर दैट। मैम से पूछते हैं कि मैम हमें क्या एक टेक्निक बताएंगे कि हम उन वर्ड से दूर रहें। देखो, सबसे पहले तो ना एक बहुत इसमें एक टूल है जिसको हम बोलते हैं, आप कोई अगर आपके नेगेटिव वर्ड्स सुनते हो तो उस वॉइस को करप्ट करना है अपने माइंड में। करप्ट मीन्स जैसे आपने कभी कैसेट, कभी जो पुरानी कैसेट्स देखी हैं, एग्जैक्टली दैट वो रील होता था, उसको पेंसिल से आइदर वी कैन जस्ट टेक इट आउट लाइक दैट, और कभी-कभी वो बहुत तेज चलती थी, कभी वो अटक जाती थी। तो हमारे मन में अगर कोई भी नेगेटिव वर्ड्स कोई हैं किसी के, तो उस वॉइस को करप्ट कर लेना, या तो उसको कोई कार्टून की आवाज में सुनना, दैट इज रियली फनी। हाँ, और या कोई एक मतलब एक बिल्कुल जिसमें आप कह लो कि वजन ना उस आवाज में सुनना है, या मजाक में या तेज तेज बोलना उसको, कि सो दैट वो करप्ट हो जाए वॉइस। उस वॉइस को या तो आपने स्पीड में सुनना है, उस वॉइस को या तो आपने कोई कार्टून कैरेक्टर की आवाज में सुनना है, या उसको एक स्पीड में सुनना है, सो दैट वो जो वर्ड्स है ना वो करप्ट हो जाए। तो वो एक तो उसकी जो इम्पैक्ट है उस वर्ड का, वो आपके मन में बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दूसरा, अगर कोई पर्सन है जो आपको बार बार इरिटेट कर रहा है, पुरानी चीजों को ला रहा है आपकी बातों के अंदर, या फिर आई एम जस्ट कटिंग यू हियर बिकॉज़ मोर क्वेश्चन एक ऐड करना है, जस्ट वांट टू ऐड, आपके पुराने पास्ट को लेके भी उस चीज के अंदर आपको बोला जा रहा है, इन दैट सेंस अगर उसमें भी मुझे क्या करना चाहिए, आई वांट टू नो। देखो, अगर वो पुराने पास्ट के बारे में भी अगर कोई आपको बोल रहा है, तो सबसे पहले तो उस पर्सन जो भी आपको बोल रहा है
वो आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो ओके बहुत इम्पोर्टेंट आपको लगता है तो उसकी इम्पोर्टेंस को कम करना पड़ेगा आपको, ओके, क्योंकि आप इम्पोर्टेंट लोगों की बातें जब सुनते हो ना तो ज़्यादा हर्ट होते हो। लाइक घोस्ट कर दो उस इंसान हाँ, को। तो उसको भी आपने ना एक कह लो कि उसके करेक्टर को भी ना आपने चेंज करना है इनटू सम कॉमेडी करेक्टर, सो दैट उसकी जो ओके, बातें हैं ना वो आपको कि ऐसे लगे कि आपको हंसी आए या आपको बिल्कुल इम्पैक्टफुल ना लगे, सो दैट कि आपको वो जो भी आपको नेगेटिव वर्ड्स बोल रहा है वो आपको हर्ट ही ना हो। तो ये सब चीज़ें करके आप बहुत इजीली आसपास अगर आपके कितने भी नेगेटिव लोग हैं उनको ओवरकम कर सकते हो। ओके। सो इट्स इन आवर हैंड कि हम सामने वाले इंसान को कितनी कितनी वैल्यू दे रहे हैं, जितनी राइट? इम्पोर्ट ओके। देखो बहुत बारी ऐसा होता है कि कोई आपको नेगेटिव बोल रहा है ना और अगर आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो तो वो और मतलब वो सोचता है कि यार मेरी इम्पोर्टेंस है तभी वो मेरे से इम्पैक्ट हो रहा है। तो अगर आप एक बार रिएक्ट करते हो, दो बार रिएक्ट करते हो तो वो दोबारा से और उसका इंटेंस बुलिंग होता रहता है, करेगा आपको, यस। वो और इंटेंसली बोलेगा। तो बेटर है कि उसको आप रिस्पॉन्ड करना बंद कर दो। वो एक बार ही करेगा, दो बार ही करेगा। तो इस तरीके से आपने रीफ्रेम करना है अपने माइंड में कि मुझे अपनी लाइफ को किस तरीके से लीड करना है। आई हैव दिस पावर और आई एम द डायरेक्टर ऑफ माई ओन लाइफ, मुझे किसी का गाइडेंस नहीं चाहिए। ओके। सो मैम मैं यहाँ पे बात करूँगी, फॉर एग्जांपल तुमने एडल्ट के लिए बात की, जो भी हमारे एडल्ट्स हैं या फिर टीनेज के अंदर काफ़ी देखने को मिलता है, राइट? पीयर प्रेशर की अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर पीयर प्रेशर हो गया, सेल्फ एस्टीम हो गया हमारा, जो कि हमारे टीनेज के अंदर रहता है, क्योंकि हम टीनेज को एक ऐसी एज बोलते हैं, दैट इज द एज ऑफ थंडर। मैं बोलूँ एज ऑफ अडोलेसेंस जो है हमारे, दैट इज एज ऑफ द थंडर। इन दैट सेंस पेरेंट, ओके, मैं यहाँ पे दोनों लेके चलती हूँ। एक 5 to 10 ईयर का हमारे पास एक बेबी है, फिर बच्चे हैं, और मैं यहाँ पे एडल्ट टर्म की बात करूँगी। दोनों स्टेजेस के अंदर पेरेंट्स जो है इसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं थ्रू NLP, बिकॉज 24/7 एक NLP कोच जो है वो बच्चों के पास तो नहीं रह सकते, राइट? आप उनको सैटरडे संडे आप उनको लेके जा सकते हो उनके सेशन के अंदर, बट ऑल ओवर द टाइम आप उनके पास नहीं रह पाएंगे। तो पेरेंट्स अपने ऐसी कौन सी टेक्निक को अपनाएं, क्योंकि एक छोटे बच्चे के अंदर होता है कि अरे इसने मुझे मार दिया, वो उस बात को सोचता रहेगा वो बैठ के कि आज तो टीचर ने मेरे ऊपर शाउट करा है, राइट? या तो फिर आज मेरे को कम मार्क्स मिले हैं, मेरे को आज टॉफी नहीं, क्योंकि बच्चों के अंदर ना एक ये होता है कि विनिंग स्पीच हो गई बच्चों के अंदर, उनको वो वैल्यू नहीं मिला क्लास के अंदर, जिनको अटेंशन नहीं दिया क्लास में, बच्चा वो घर आके वो सोचता रहेगा कि पेरेंट्स पूछेंगे कि भाई क्या हुआ। तो एक छोटा बच्चा वो नहीं बताएगा जल्दी से कि भाई उसने फीलिंग क्या उसको हो रहा है। इन दैट सेंस बच्चों को हम कैसे उस चीज़ के लिए ट्रेन करें, एक छोटे बच्चे को भी, और एक जो एडल्ट के अंदर, एक एडोलेसेंस के अंदर जो एक इंसान है, हम उसको भी कैसे उसको ट्रेन कर सकते हैं कि आप पीयर प्रेशर, एक तो सेल्फ एस्टीम हो गया कि आपको जो सेल्फ लो दिखा रहा है आप कैसे चेंज करें, इसके अंदर भी हमें रिफ्रेम ही करना पड़ेगा, फिर कोई और टेक्निक है? उसमें पेरेंट्स क्या कॉम्प्लीमेंट्स, पेरेंट्स के वर्ड्स, कैसी वोकेबलरी यूज़ कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए, वो बहुत मैटर करती है। ओके। हमारे टाइम में हमारे पेरेंट्स से ना शायद इन चीज़ों को समझते नहीं थे, तो अगर उन्होंने नेगेटिव भी बोलना है तो वो बोल देते थे और हम वैसा ही परसेप्शन बना लेते थे अपना। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें ये अवेयरनेस आ गई है कि हमारे थॉट्स कैसे हमारी रियलिटी को शेप करते हैं, तो हमें अपने बच्चे को कॉम्प्लीमेंट देते रहने चाहिए। उनको हमेशा जजमेंटल बिल्कुल नहीं होना बच्चों के लिए, क्योंकि वो अपने लिए जजमेंट जो क्रिएट करें दैट इज़ डिफरेंट थिंग। हमें कोई जजमेंट नहीं क्रिएट करना कि आप इसमें अच्छे हो, इसमें बुरे हो। हमें यही बोलना है कि यू कैन डू इन एवरी फील्ड, यू कैन डू योर बेस्ट इन एवरी फील्ड। तो अगर हम बार बार अगर अपने परसेप्शन को उनके ऊपर डालेंगे जैसे, या जजमेंट को बोलेंगे कि नहीं आप इसमें अच्छे नहीं हो, आप डांस में अच्छे नहीं हो, आप बोलते अच्छे नहीं हो, आपको हर चीज़ में एक पॉजिटिव लाइन बोलनी है अपने बच्चों को। क्योंकि मेरे पास दोनों तरीके के बच्चे हैं, मेरे दोनों जो बच्चे हैं, 1 is 9 एंड 1 is 17। एग्जैक्टली। हाँ, तो दोनों एक समझो अडल्टहुड में आने वाला है, और एक बच्चा है जो वो मदर को के कॉम्प्लीमेंट्स को, मदर की जो भी गाइड कर रही है उसको सीरियसली सुनता है।
और जो भी मैं जजमेंट उसको अगर वैसे मैं देती हूँ उसको कि नहीं यू आर द बेस्ट, आप इसमें भी अच्छा कर सकते हो, आप इसमें भी अच्छा कर सकते हो, आप इसमें एफर्ट अपने बढ़ा सकते हो। तो बेसिकली हमें किस तरीके से हम बच्चों को गाइड कर रहे हैं वो बहुत मैटर करता है बच्चे की पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए। हमारे बहुत सारे ऐसे पेरेंट होते हैं ना, वो बार बार रिपीट करते हैं, नहीं ये तो इस चीज़ में अच्छा ही नहीं है, ये नहीं, ये कर ही नहीं सकता। ये हमें नहीं करना चाहिए एज अ पेरेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं अननोइंगली हम उनके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे हैं। वो फिट होता जाएगा, वो फिट होता जा रहेगा और दैट परसेप्शन बिकम देयर प्रोजेक्शन, और वो उसी चीज़ को सच मान लेंगे। तो हमें बहुत कॉन्शियसली इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम अपने बच्चे के लिए क्या बोल रहे हैं। और रही बात बड़े बच्चों की कैटेगरी में, जो एक मुझे ऐसा लगता है कि एक रिबेलियस मोड आता है 13 से लेकर 16-17 तक की ना एज में, एक रिबेलियस मोड स्टार्ट हो जाता है बच्चों में। उसमें बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को, 90% बच्चे अपने पेरेंट्स को नेगेटिव समझते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हमें हमारी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। Even that in that case I want to say there's a kind of a hurdle in the path, क्योंकि जो बात करने का जो जरिया है वो भी उनका क्लियर नहीं होता अपने पेरेंट्स से। यस तो उसमें सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि अगर आपने इस कैटेगरी के बच्चों के साथ अपनी कोई बात रखनी है तो कभी भी नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ मत उनके साथ स्टार्ट करो। उनके साथ पहले रेपो बिल्ड करो, उनकी तारीफ करके, कोई तो उनके अंदर अच्छी चीज़ें होंगी, तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ उनके साथ रेपो क्रिएट करो। फिर उनके साथ बैठो, जो आप अपनी गाइडेंस देना चाहते हो वो गाइडेंस दो, सो दैट वो एक एक्सेप्टेबिलिटी वाले मोड में आ जाए। अगर आप नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ ही उनके साथ बात करना शुरू करोगे ना, तो वो आपको रिपेल करेंगे, वो कहेंगे कि नहीं, हमें सुनना ही नहीं। सो सबसे पहला तरीका होता है रेपो बिल्ड करना। फिर मेटा मॉडल्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम जनरलाइजेशन, डिलीशन और डिस्टॉर्शन के बारे में डिस्कस करते हैं कि बेसिकली बच्चे जो होते हैं स्टेज में कभी कभी सेल्फ डाउट में भी होते हैं। तो हमें इन क्वेश्चंस के थ्रू कुछ तरीके होते हैं जिस वे में हम उनसे ये क्वेश्चन पूछ के उनकी सेल्फ इमेज को अपग्रेड कर सकते हैं, जो उनके गोल्स हैं उसके लिए पॉजिटिव कर सकते हैं। सो इट्स मतलब एक, मैं कहूँ तो एक सेट ऑफ क्वेश्चन होता है जिस वे में वो जो उनकी लाइफ में अपने जो पॉजिटिव पॉइंटर्स होते हैं, पॉजिटिव उनके करेक्टर्स होते हैं जो उन्होंने डिलीट कर रखे होते हैं, उसको हम सामने लेके आते हैं। जो डिस्टॉर्ट कर रखे होते हैं, जो उन्होंने अपने आप से एक परसेप्शन क्रिएट कर रखी होती है, उसको दोबारा से अलाइन करते हैं कि नहीं, ये ऐसे भी हो सकता है। रीवायरिंग फॉर एग्जाम्पल, अब एक ही स्कूल की टीचर मतलब कुछ बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, एग्जैक्टली है ना, और कुछ बच्चों के लिए बहुत बुरी है। शी इज लाइक अ हिटलर टू देम। हाँ, क्योंकि मे बी उसने वो एक्सपीरियंस किया होगा कि टीचर ने उसको डांटा होगा, अ काइंड ऑफ बैड एक्सपीरियंस होगा। तो वो क्या है, वो बेसिकली वो बच्चा उन चीजों को डिस्टॉर्ट कर रहा है, अपनी आप से परसेप्शन क्रिएट कर रहा है कि वो टीचर मतलब बुरी है, वो मुझे डांटती है, बट वो उस रियलिटी को डिलीट कर रहा है कि वो मेरे लिए, अगर वो डांटेगी नहीं तो मैं डिसिप्लिन कैसे आऊँगा, मैं अपना काम टाइम पे कैसे पूरा करूँगा, वो कितना अच्छा मुझे टीचिंग देती है, मुझे गाइड कर रही है। तो वो बहुत सारे बच्चे फिर उसको डिलीट कर देते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स को। तो मेटा मॉडल से वो चीज़ों को हम सामने लेके आते हैं कि ये चीज़ें अगर मैम में ना होती, ये क्वालिटीज़ डांटने की भी, तो आप डिसिप्लिन कैसे होते हैं। एग्जैक्टली। तो इस तरीके से हम टीनेजर ग्रुप को, या मैं कहूँगी 12 to 18 ईयर्स के ग्रुप को आप बहुत ईजिली हैंडल कर सकते हो। ओके मैम, इन दैट अभी आपने बोला कि रैपो बिल्डिंग करना पड़ता है, राइट? सो व्हाट इज रैपो बिल्डिंग इन दैट? इवन आई हर्ड समवेयर दैट्स अ टर्म ऑफ NLP दैट इज mood matching and rapport building, which you had said abhi, and a modeling. What is that? I heard कि
मॉडलिंग को ज़्यादातर लोग डिफाइन नहीं करते, तो थोड़ा हिडन करके रखते हैं। तो व्हाट इज़ दैट? आपसे अगर आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें, व्हाट इज कि तीनों टर्म बेसिकली है क्या? मूड मैचिंग, मॉडलिंग एंड रेपो बिल्डिंग। रैपो बिल्डिंग में बेसिकली हम मूड मैचिंग को यूज़ करते हैं कि किसी के सामने अगर आपने रैपो बिल्ड करनी है तो जिस हिसाब से उसका फिजियोलॉजी है उसको मैच करना, और उसका जो पेस ऑफ स्पीकिंग है वो किस तरीके से बात कर रहा है उस तरीके से उसको मैच करना, ब्रीदिंग पैटर्न्स को मैच करना, तो उससे वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली कनेक्ट कर जाएगा। उसको बोलते हैं मूड मैचिंग। अगर आपके सामने कोई बंदा एकदम से मतलब बहुत सॉफ्टली बात कर रहा है और आप बहुत फास्ट फास्ट हाई बात टोन में, तो वो बिल्कुल ही आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएगा। एग्जैक्टली। और ऐसा भी नहीं है कि कोई गुस्से में आपसे बात कर रहा है तो आपने भी गुस्से में कर दिया तो वो सिचुएशन थोड़ी खराब हो जाएगी। तो उसमें भी हमें समझना है कि उसको कूल डाउन, उसके स्टेट ऑफ माइंड को लाइक कैसे, रिदम और एक पैटर्न हाँ रिदम को कैसे समझना है। तो मूड मैचिंग तो ये होती है। मॉडलिंग इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल टर्म जो हम बेसिकली रोल मॉडलिंग को में यूज़ करते हैं। जैसे किसी का कोई गोल है, उस गोल से रिलेटेड जो भी उसका आइडल है उसके आइडल के पैटर्न्स को अडेप्ट करना। आप एज अ स्पीकर, आप कभी कभी अगर आपने रोल मॉडल्स को देखते होंगे, उनका वे ऑफ स्पीकिंग कैसा है, वो किस तरीके से लोगों से बात कर रहे हैं, उनका स्टाइल कैसा है, वो थोड़ा थोड़ा मैच करना शुरू कर दोगे कि आप उसको बार बार ऑब्जर्व करोगे तो वो आपको धीरे धीरे आपको अननोइंगली मैच करना शुरू कर दोगे। तो वो मॉडलिंग का एक तरीका है कि उनका वे ऑफ स्पीकिंग कैसा है। जैसे बहुत सारे लोग स्पीकर्स के अलग अलग स्पीकर्स को देखना शुरू कर देते हैं अगर उन्होंने कम्युनिकेशन उसमें फील्ड में जाना है। हाँ, तो वो इस तरीके से उसको मॉडलिंग बोलते हैं कि बेसिकली आप उनके जो उनकी गुड क्वालिटीज़ को अडेप्ट करना शुरू कर देते हैं। मैम इसमें मैंने सुना था there's a question from the viewer and he actually asked me when I actually told him कि मैं एक NLP कोच के साथ मेरा पॉडकास्ट एंड आई एम गोइंग फॉर दैट, सो ही एक्चुअली जनरली आस्क मी कि आशा आई एम डूइंग अ बिजनेस एंड मुझसे ना यार मेरे क्लाइंट इन्फ्लुएंस नहीं हो पाते, आई हैव लॉट ऑफ टीम, मैं अर्न भी अच्छा कर रहा हूँ, बट ना मेरे जो इन्फ्लुएंस मैं जब करने जाता हूँ मुझसे नहीं हो पाते, बट मेरी टीम कर लेती है। तो इन दैट सेंस कि NLP में कोई ऐसी भी टेक्निक है जिससे कि आप अपने क्लाइंट को इन्फ्लुएंस कर पाओ थ्रू योर रैपो बिल्डिंग, या फिर आपका जो एक ऑरा या रिलेशनशिप है अपने क्लाइंट के साथ, आप वो कैसे बिल्ड कर सकते हैं कि आपसे क्लाइंट जो आपके इन्फ्लुएंस हो जाए। इवन मैं क्लाइंट की बात ही नहीं करूँगी, यहाँ पर मैं रिलेशनशिप की बिल्डिंग के अंदर भी बात करूँगी कि आपका राधा वो एक फ्रेंड का रिलेशनशिप हो या फिर आप कोई एक न्यू रिलेशनशिप अपना बिल्ड करने जा रहे हैं, इन दैट सेंस आप इन्फ्लुएंस कैसे करें। तो इसमें मैं कहूँगी सबसे पहला ना आपके अंदर एक क्वालिटी होनी ज़रूरी है, दैट इज सेंस ऑफ एम्पैथी। और मुझे लगता है कि विद एज, विद एक्सपीरियंस आपकी ये सेंस ऑफ एम्पैथी इम्प्रूव होती रहती है कि आपका क्लाइंट क्या डिमांड कर रहा है और आप उसको क्या सर्विसेज डिलीवर कर पा रहे हैं। तो फिर रैपो बिल्डिंग आती है कि आप बेसिकली जब रैपो बिल्ड करते हो तो बहुत सारी, जैसे मैंने बोला कि आप अपना जो पेस ऑफ स्पीकिंग को मैच करते हो, वॉइस की मोडालिटी को मैच करते हो, ब्रीदिंग पैटर्न्स को, फिजियोलॉजी को मैच करते हो। फिर कभी कभी उसकी कन्वर्सेशन के कोई वर्ड को पिक करके उस वर्ड पे आप उस पे स्टार्ट कर देते हो, तो उससे वो सबकॉन्शियसली कनेक्ट हो जाता है। The way we are doing right now, like you are giving answer to my question, I'm also में से okay okay। हाँ, तो उससे वो कनेक्शन बिल्ड रहता है। और सेंस ऑफ एम्पैथी मैं कहूँगी सबसे ऊपर है कि आपको समझना ज़रूरी है कि आपका क्लाइंट आपसे क्या डिमांड कर रहा है। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके मैम, जैसा कि आपने अपने इंट्रो में मुझे बताया दैट यू आर अ न्यूट्रिशनिस्ट आल्सो, एंड आपने NLP एंड न्यूट्रिशन दोनों को यू ऑलरेडी हैव कंबाइंड दैट। तो मैं हमारे जो पूर्वज या फिर बड़े बुजुर्ग थे वो कहते थे अच्छा खाओगे तो अच्छे तरीके से आप जियोगे, आपका ब्रेन भी अच्छा रहेगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, इवन आप ग्लो भी करोगे, आप अटेंटिव रहोगे, आपकी बॉडी के अंदर आपको स्ट्रेस फील नहीं होगा। बट
अभी ये जो आपने बताया, आप एनएलपी को और फूड को, आप न्यूट्रिशन को बोलो, डाइट को बोलो, इन दोनों को आप कंबाइन कैसे कर सकते हैं? और अच्छा खाना और हमारे ब्रेन के अंदर, अगर हम अच्छा खा रहे हैं तो हम अच्छा ही सोचेंगे, मतलब आई वांट टू नो अबाउट दैट, यस, बेसिकली व्हाट इज इट? देखो गट और ब्रेन का ना बहुत हमें आपने सुना होगा गट इज योर सेकंड ब्रेन, Exactly. है Even ना, dietitian has come, they already said that ki your gut and your brain, they both are actually बोथ connected. कनेक्टेड. Yeah. सो हैप्पी गट हैप्पी माइंड, Happy हैप्पी mind. माइंड हैप्पी गट. Gut. Okay. लेकिन दोनों में से एक भी चीज़ डिस्टर्ब है तो वो दूसरी अपने आप डिस्टर्ब हो जाएगी. सो इस लॉजिक के बेसिस पे बहुत ज़रूरी है वेलनेस में डाइट्स और माइंडसेट को कंबाइन करना. बहुत बारी हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमें भूख नहीं लगती, ऐसा होता है, बहुत सारे के साथ एक्सपीरियंस होता है. बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि वो अगर जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं तो वो बहुत बारी ना अपने माइंडसेट में नेगेटिव चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे. वो सोचेंगे, मतलब उनको लगेगा कि हम बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं क्योंकि उनका गट हेल्थ नहीं है, गट हेल्दी नहीं है. तो इसलिए मैंने दोनों चीज़ों को कंबाइन किया. और एक बहुत जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस जो था जिसकी वजह से मैंने इन चीज़ों को कंबाइन किया वो ये था कि मुझे 2012 में एक न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम हुई थी. Okay. उसमें मैं बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स पे गई थी और वो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था. डॉक्टर जज नहीं कर पा रहे थे कि मेरे ब्रेन में प्रॉब्लम क्या है. तो मैं गंगाराम गई, अपोलो गई, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स न्यूरो सर्जन्स के पास गई. तो एमआरआई बहुत सारे कराए, सिटी स्कैन्स कराए, बहुत कुछ कराया, बहुत टेस्ट कराए. तो डॉक्टर्स को ना मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी, मतलब डॉक्टर को डिफेम नहीं कर रही, बट उनको रूट कॉज नहीं समझ आ रहा था मेरी प्रॉब्लम का. हाँ, और वो मेरे से पूछते थे कि ऐसा तो नहीं होता कि आपकी बॉडी में कोई पार्ट आपका कोई फड़क रहा हो, या ये आपको क्यों, ये मतलब जो मेरे को एक्चुअली में सिर में बहुत दर्द होती थी और मेरी आईज स्वेल कर जाती थी. तो मेरे से बहुत अजीब अजीब से क्वेश्चन पूछे जाते थे कि आप कभी गिरे तो नहीं थे, आपके ब्रेन में कोई चोट तो नहीं लगी थी. तो मैं ना वो प्रॉब्लम्स जो मेरे से वो क्वेश्चन करते थे ना, वो प्रॉब्लम्स मैं अपने अंदर ढूंढनी शुरू हो जाती थी. Exactly. कि मेरा बॉडी, जिस दिन मेरे से क्वेश्चन पूछा था ना कि आपका बॉडी कोई पार्ट शिवर तो नहीं करता, फड़कता तो नहीं है, उसी दिन वो शुरू हो गया, स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट होना शुरू हो गया. तो बेसिकली हुआ क्या, पहले प्रॉब्लम नहीं थी, वो प्रॉब्लम बाद में जाके कोज होने लगी. और बड़ी हो. ये दिस साइड. हाँ, जैसे कोविड टाइम पे भी अगर आपने देखा होगा कि लोग जिनको नॉलेज थी उन्हीं को कोविड हो रहा था और वो वैसे ही फील कर रहे थे कि हाँ ये सिम्टम्स हैं. तो आपका माइंड आपके बॉडी के साथ, मतलब आप जैसा सोच रहे हो ना, आप वैसा ही आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है, आपकी बॉडी कंडीशन हो रही है. तो उस टाइम पे मुझे, जब 3 साल डॉक्टर पे भटकने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे अब ये चार्ज खुद लेना चाहिए कि इनको तो समझ ही नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम है, ये तो सर्जरी भी मुझे बता चुके हैं. तो फिर उसके बाद मैंने आर्ट ऑफ लिविंग में मेडिटेशन सीखी और फिर मैंने सुदर्शन क्रिया करी. सुदर्शन क्रिया के बाद मेरी वो प्रॉब्लम ठीक हो गई क्योंकि मैंने अपना परसेप्शन बदल लिया था. मैंने आयुर्वेदा पढ़ा, आयुर्वेदा के बारे में बहुत डीपली सर्च किया कि मेरी बॉडी में ऐसा क्या हो रहा है जो मतलब मुझे बार बार हेडेक्स हो रहे हैं सीवियर. तो मेरी बॉडी में वात बढ़ा हुआ था. तो वात बढ़ने से आपकी बॉडी ओवर थिंक करती है, आपका माइंड ओवर थिंक करता है. तो वो सब चीज़ों ने मुझे सिखाया कि अगर आप अपनी थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव कर दो ना, आप अपनी बॉडी में कोई भी तरीके की हीलिंग कर सकते हो. आप अपनी न्यूरो प्रॉब्लम के, अपना कैंसर, अपना डायबिटीज़, हर इशू को आप रिवर्स कर सकते हो. तो इट्स ऑल योर थॉट प्रोसेस. तो इस वजह से मैंने इन दोनों चीज़ों को कंबाइन किया. ओके, न्यूट्रिशन एंड एनएलपी. ओके, तो मैम अभी आपने जो बोला कि आपने उसको देखा, आपको प्रॉब्लम क्या हुई, देन यू स्टार्ट डूइंग दैट एक्सरसाइज और पैटर्न, यू हैव फॉलोड दैट. मैम दोज पर्सन, इफ आई एम आस्किंग, रीवायरिंग हमारे ब्रेन के अंदर होती है, राइट? आपने बताया कि रिवायरिंग होती है, हमें कनेक्ट करना पड़ता है जो भी हमारे ब्रेन के अंदर में परसेप्शन सेव किए हुए हैं अभी तक, वी हैव टू डिस्टॉर्ट दैट, राइट? मैम देयर इज अ पर्सन
and who's having brain migraine, हम्म right? NLP के थ्रू उसको भी हम रिवर्स कर सकते हैं क्या? देखो मैं माइग्रेन ना, मैंने जैसे बताया, माइग्रेन जो बॉडी में होता है ना, वो बेसिकली ओवर थिंक करने की वजह से होता है। आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है। तो मैं ये बोलूँगी इसमें आपको वात को भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा, आयुर्वेदा का भी सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो आयुर्वेदा का सपोर्ट हम ऐसे ले सकते हैं कि हमें गुड फैट लेने हैं, वात को स्पेसिफाई करने के लिए हमें गुड फैट लेने चाहिए। तो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड फूड एंड गुड माइंडसेट, ओवर थिंक प्रोसेस को भी नीचे करना, मेडिटेशंस करो, तो आपका माइग्रेन धीरे धीरे आपकी बॉडी से, आपके ब्रेन से चला जाएगा। तो मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ एनएलपी में एनएलपी यूज़ होगी यहाँ पर आपके कोई भी माइग्रेन प्रॉब्लम के लिए। आपका डाइट भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। उसमें आपको ज़्यादा अपना लाइव फूड्स लेने हैं, जैसे घर का खाना हो गया, प्रोसेस फूड को अवॉइड करना है, स्पाइसी फूड्स अवॉइड करना है, जिससे कि आपका बॉडी का जो वात का है ना वो नीचे होए। और आपको कफा फूड्स लेने हैं। बेसिकली कैटेगरीज होती हैं इसमें, टेस्ट की भी कैटेगरीज होती हैं। इसमें 6 तरीके के टेस्ट होते हैं आयुर्वेदा में। 6 टाइप ऑफ टेस्ट, 6 टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं। स्वीट, बिटर, आपका पंजन टेस्ट, और सॉर, सॉल्टी, ये सब 6 टेस्ट होते हैं हमारे। Like I was so one of a podcast of Ramdev Babaji. He actually made a सब्जी, एंड वो सब्जी मैंने कभी ना तो देखी ना मैंने कभी खाई, और मैं आई थिंक सोचूंगी मैंने उसको खाने की। दैट इज द वेजिटेबल ऑफ एलोवेरा, हाँ, मेथी दाना, हाँ, एंड टर्मरिक। हाँ, सब्जी, या हाँ। तो अगर हम इसमें, ये आयुर्वेदा में आती है सब्जी? देखो आयुर्वेदा में आती है, क्योंकि देखो इसमें आयुर्वेदा, देखो हल्दी क्या है, हल्दी इज एंटीऑक्सीडेंट, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। मेथी दाना, मेथी दाना, ये सब हर चीज में कुछ ना कुछ एंटीऑक्सीडेंट है। और जो बेसिकली जो इन्फ्लामेशन आजकल बॉडी में लोगों की बहुत हो रही है। मैम पीपल आर टेकिंग, मैं आपको यहाँ पे कट कर रही हूँ, बट मैंने ये देखा इवन मेरी फैमिलीज में भी कुछ लोग हैं जिनको इन्फ्लामेशन बहुत होती है, राइट? And at night, what they used to do is either they take Eno, Dulcoflex, or I think D-digestion. That's a syrup, right? Pink और वो कुछ blue color में आता है। अभी मैं आपसे अभी एक मतलब केस और शेयर करूंगी, जिसमें 2 महीने पहले मेरे पास एक क्लाइंट आया था, अर्थराइटिस की स्टार्टिंग हुई थी। अर्थराइटिस, हाँ, इन्फ्लामेशन हो रही है ना जॉइंट्स में। और अभी उसने मुझे कल ही रिपोर्ट दिखाई है, उसका वो रिवर्स हो गया। सो अगर आप राइट फूड ले रहे हैं और राइट पॉजिटिव हो अपने माइंडसेट के साथ, तो आप कोई भी प्रॉब्लम को रिवर्स कर सकते हो। और मैं बताऊं, सिर्फ डॉक्टर्स को ज़्यादातर सप्रेशन ऑफ प्रॉब्लम पता है, उनको सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स नहीं पता। उनको पढ़ाया ही नहीं जाता ना न्यूट्रिशन। आजकल जो डॉक्टर्स अवेयर हो रहे हैं वो न्यूट्रिशन पढ़ना शुरू हो गए हैं। एग्जैक्टली, दे आर एक्चुअली गो थ्रू फ्रॉम, बट वही है ना कि फार्मेसी कंपनी फिर कहाँ जाएगी? एग्जैक्टली, फार्मेसी को फिर where from they get their profit। हाँ, तो फार्मेसी कंपनी चाहती ही नहीं कि लोग नेचुरली ठीक हो जाए। तो इसलिए डॉक्टर्स को भी सिर्फ सप्रेशन बताते हैं। अब अभी फीमेल्स के साथ जो हार्मोन्स प्रॉब्लम होती है, PCOS, हाँ, तो उसमें 21 डेज की जो मेडिसिन देते हैं, तो वो बेसिकली एक प्रॉब्लम के बाद दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। कॉज हो रही है, यस। तो अगर हम समझें इसके रूट कॉज को, PCOS को या मेनोपॉज की प्रॉब्लम को भी, तो बहुत सारी नेचुरल चीज़ें हैं जो हम उसमें अपनी डाइट में इंक्लूड करके, योगा में जाके हम उसको बहुत अच्छे से रिवर्स कर सकते हैं। तो ये सिर्फ मैं कहूँगी, सबसे पहला लोग ये कहते हैं कि 80% इज़ योर डाइट एंड 20% इज़ योर फिजिकल एक्टिविटी। मैं कहूँगी 80% इज़ योर माइंड सेट। ओके, 80% इज योर माइंडसेट। 80% इज द माइंडसेट। अगर आप अपनी प्रॉब्लम के साथ कंफर्टेबल हो गए हो, अगर आपको डायबिटीज है और डायबिटीज के साथ कंफर्टेबल हो गए हो कि हाँ वो मेडिसिन नहीं खानी है, दवाइयां ही खाए जा रहे हैं, एक मेडिसिन खानी है बस, तो लेकिन आपको नहीं इन पता ना कि उसके
कितने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। to your kidney, to your liver, yes. अब अभी आपने जो बताया कि पेंटोसिड और ये सब, ये बेसिकली Yeah. क्या कर रहे हैं, ये आपके डाइजेशन को और ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि आपकी डाइजेशन के लिए एक एसिड प्रोड्यूस होता है स्टमक में, और उस पीएच लेवल को ही डिस्टर्ब कर रहे हैं आप पेंटोसिड लेके, तो यानी कि आप उस एक विशियस सर्कल में फंस गए। आपके स्टमक में वो एसिड ही नहीं है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, फिर आप दोबारा से, आपको फिर डाइजेस्ट नहीं हो रहा, आप फिर से पेंटोसिड ले रहे हो। Exactly. तो वो साइकिल से निकलने के लिए आपको नेचुरल डाइट यूज करनी ही पड़ेगी, जो Like fiber food and all that. हाँ, जो आपके गट को और अच्छा बनाए, that गट can को easily. बहुत सारी चीजें हैं, ब्लैक पेपर है, Black pepper है, कुरकुमिन है, कुरकुमिन जैसे टर्मरिक में हो गया, तो वो आपको कैसे डाइजेशन को इम्प्रूव, डाइजेस्टिव फायर को इम्प्रूव करना है, वो एक अलग चीज है। लेकिन सप्रेशन ऑफ प्रॉब्लम तो आप एक और प्रॉब्लम दोबारा से खड़ी कर दोगे। अब थायराइड में भी लोग थायराइड की मेडिसिन लेते हैं, तो थायराइड की मेडिसिन, थायराइड हम ज़्यादातर 90% लोगों को पता है थायराइड इज जस्ट फॉर आपका वेट गेन की प्रॉब्लम है। इवन थायराइड, आई थिंक एक थिन थायराइड भी होता है। हाँ, एक हाइपो होता है, एक हाइपर होता है। हाइपर। हाँ, तो जो थायराइड में वेट गेन वाला ज़्यादातर लोगों को होता है, और उसमें लोग मेडिसिन लेते हैं, सोचते हैं कि हो गया बस, दैट्स इट, एक सुबह मेडिसिन खानी है, हाइवेट दैट थायरोक्सिन। लेकिन ये नहीं पता चल रहा वो आपको मेंटली भी आपके न्यूरॉन्स को वीक कर रहा है, क्योंकि थायराइड हार्मोन आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, आपके कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आप देखोगे जिनको जो थायराइड की मेडिसिन खा रहे हैं, उनकी बॉडी में बोन डेंसिटी भी कम है, बहुत लो है। Okay, that's why even there's one of my family member, he is having thyroid arthritis also, and he is a diabetic patient too. तो वही So in the morning actually take thyroxine 500 mcg something, and then he actually take his regular diabetes medicine, and then after that वो arthritis की लेते हैं, रेंटिसाइड और जो भी उनको दिया हुआ है। एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम दोबारा हो जाती है, सब इंटरकनेक्टेड है, लेकिन अगर एक प्रॉब्लम सही हो रही है तो दूसरी प्रॉब्लम भी सही होनी शुरू हो जाएगी। तो सबका सॉल्यूशन इज हेल्दी फूड और हेल्दी लाइफस्टाइल, जो कहाँ से आता है, राइट माइंडसेट से आता है। ओके मैम, हम बात ओवर थिंकिंग के ऊपर कर रहे थे। इफ अ पर्सन इज डूइंग 24/7 ओवर थिंकिंग, फिर उस ओवर थिंकिंग पे भी वो ओवर थिंकिंग करे कि मैंने ये सोचा, उसके ऊपर भी वो लोग सोच रहे कि मैंने ऐसा क्यों सोचा। सो आई जस्ट वांट टू आस्क कि ऐसे में वो इंसान अपने ब्रेन की जो पावर है, या फिर अपना जो सबकॉन्शियस अपना माइंड है, उनकी जो थिंकिंग है, या फिर जो उनके अंदर जो पॉजिटिविटी है, उसको वो कैसे र्यूइन कर रहे हैं? देखो, ओवर थिंकिंग के लिए ना, मैं ओवर थिंकिंग जो लोग करते हैं ना, बेसिकली मैं उनके लिए, उनका ना ब्रेन, मैंने आपको बोला ना, बहुत हाइपर एक्टिव होता है। उनका जो ब्रेन की वेव्स है बहुत हाई स्केल पे होती है। ऐसा बोला भी था, लाइक समवन एक्चुअली टोल्ड मी दैट इफ यू आर डूइंग आल्सो ओवरथिंकिंग ना, ट्राई टू शिफ्ट योर माइंड। अगर आप ओवरथिंक कर रहे हैं, आइदर यू कैन जस्ट गो इनटू रूम एंड स्टार्ट डूइंग दैट एक्टिविटी व्हिच यू लव। हाँ, ग्रैटिट्यूड का सबसे पहला करो, ग्रैटिट्यूड। जस्ट रिमाइंड योरसेल्फ कि आपके पास कितनी अच्छी चीजें भी हैं, उसके लिए ग्रैटिट्यूड करो। जैसे ही आप ग्रैटिट्यूड मोड में आओगे ना, आपका माइंडसेट शिफ्ट हो जाएगा। फिर आपने आसपास नेचर को ऑब्जर्व करना है, ट्रीज हो गए या आपके आसपास कुछ भी, कोई प्लांट्स हैं या कुछ भी हैं, बर्ड्स हैं, उनको ऑब्जर्व। आपने बेसिकली शिफ्ट करना है ओवर थिंक से अपने आप को। फिर मैं कहूँगी कि आपने बहुत बार ना चीज़ों को सरेंडर भी करना है। देखो, बहुत सी चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, तो सरेंडर जो होता है ना, वो आपको सरेंडर टू डिवाइन कह सकते हो आप। बहुत सारी चीज़ें हमें हम रिजल्ट्स को लेके हम कभी कभी ओवर थिंक करते हैं, तो रिजल्ट्स अब कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन फल जो आएगा, हाँ, तो वो उस टाइम पे यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ कि जो भी आएगा आई हैव टू एक्सेप्ट। तो वो भी एक तरीका है ओवर थिंक से निकलने का। बहुत सारे लोग ना हर चीज़ को अपने आप करने की करते हैं कि नहीं, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, तो वो ओवर थिंकिंग को बढ़ा रहे हैं और अपने हाइपर एक्टिव ब्रेन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और हाइपर एक्टिव ब्रेन ना बेसिकली आपको बहुत सारे नेगेटिव इश्यूज भी देता है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड।
इवन जो माइग्रेन प्रॉब्लम हो यस सकती है, माइग्रेन yes. प्रॉब्लम हो जाती है, और इवन कि आप कभी कभी राइट डिसीजन भी नहीं ले पाते। You are एक confused every time. You are in a hurdle कि what you have to अभी choose. एक रिसेंट मैंने बल्कि वही ना, आपका स्टेट ऑफ माइंड ही हम्म। अजीब हो जाता है, आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हो। आप फैमिली में जाओ, आपसे कोई आपका फैमिली मेंबर कोई क्वेश्चन करता है तो आप इरिटेट हो जाते हो, क्योंकि आपके माइंड में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो वो स्टेट ऑफ माइंड को बदलने के लिए आपको ओवर थिंकिंग को काम डाउन करना पड़ेगा, अपने माइंड को रिलैक्स करना पड़ेगा। म्यूज़िक थेरेपी बहुत अच्छी है, और उसमें मैं कहूँ Sketching और art और स्ट्रेचिंग, nature. मेडिटेशन, और एक चीज़ जो मेरी फेवरेट है दैट इज़ कोई सेल्फ टॉक करना। I used to do. बिकॉज सेल्फ टॉक से ना आप ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल लेते हो। What I used to do, I sat in front of the mirror हाँ and I used to talk कि आज मेरा डे कैसा गया. And sometime when I was trying to do overthinking, so what I used to do, I used to look at the nature. Either I just went to on my terrace and I used to see the sky, bird, and I just felt कि मैं बहुत अपने आप को खाली महसूस कर रही हूँ। फिर कोई इंसान अगर मेरे को देख भी रहा है, उसके दिमाग में तो कुछ चल ही नहीं रहा अभी, ब्लैंक है ये लड़की। वो ऐसा होता है। द वे यू सेड कि आप नेचर के पास जाओ, वहाँ से आप हीलिंग लो। हीलिंग लो। तो मेडिटेशन भी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन बहुत सारे लोग मेडिटेशन को थोड़ा सा बोरिंग समझते हैं कि Exactly. तो आप, मैं कहूँगी जो लोगों को मेडिटेशन की हैबिट नहीं है ना, वो गाइडेड मेडिटेशन कर लें। Okay. क्योंकि गाइडेड मेडिटेशन थोड़ी सी उनको कनेक्ट, मतलब बिठा के रखती है, क्योंकि वो एक के बाद एक विजुअलाइजेशन कराता है उसमें, गाइडेड मेडिटेशन में, तो वो आप कनेक्ट रहते हो उस मेडिटेशन के ऑडियो के साथ। मैम पर्सन हु आर एक्चुअली सेंसिटिव, मैं उनको अगर जैसे कुछ लोग होते हैं वो बात बात पे रो देते हैं, हाँ है ना। हाँ। अब वो कहते हैं कि भाई मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, मुझसे देखा नहीं जाता, मेरे आंसू जल्दी आ जाते हैं, लाइक आई एम वन ऑफ दैट। आई एम वेरी इमोशनल और वेरी सेंसिटिव। तो आज के बाद आपने ये बोलना बंद कर दिया? वही तो दैट आई वांट टू आस्क, क्योंकि उस चीज़ को हम कम कैसे करें। आपकी रोने की जो हैबिट है, आपको हल्का सा कितने शाउट कर रहे हो, ट्राइंग टू आप रोने लग जाते हो बहुत ज़्यादा। अगर आपको हल्का सा भी कुछ हर्ट हुआ, यू आर जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वो चीज़ स्टार्ट होती है ओवर थिंकिंग से, राइट। लाइक इफ समवन एक्चुअली शाउट ऑन मी कि फॉर एन एग्जाम्पल लेट हो गया, कुछ हो गया, आपको एक फियर बना रहता है, देन यू कीप ऑन थिंकिंग, अपने आप ही रोने लग जाते हो, राइट। तो उस चीज़ को ओवरकम कैसे करें? एक तो रोने की हैबिट को कम कैसे करें, सेकेंडली वो जो आपके अंदर जो सेंसिटिव आप जो हो, इतने ज़्यादा इमोशनल हो, क्योंकि लोग कहते हैं दैट इफ यू आर इमोशनल पर्सन, आपको सिंपैथी है या फिर एम्पैथी है दूसरों से, दैट इज गुड फॉर यू। बट समटाइम वो चीज़ें आपको ही बैडली इफेक्ट करने लग जाती है, आपको फिर वो हर एक छोटी चीज़ आपको हर्ट करती है जो कि आपके सराउंडिंग में हो रही है, राइट। देखो सेंस ऑफ एम्पैथी होना बहुत अच्छी बात है, बट प्रैक्टिकल होना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। ओके। और मैं बोलूँ कि आजकल के प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ना सेंसिटिव होना कोई प्राउड की बात नहीं है। एग्जैक्टली। बहुत बारी ना हम सेंसिटिविटी को ना समझते हैं कि ये प्राउड है की बात है। सेंसिटिव होना इट्स गुड थिंग, इट्स अ क्वालिटी। बट मैं कहूँगी सेंसिटिव होना एक टर्म, मतलब एक लेवल तक सही है, उसके बाद सेंसिटिव होना इज़ नॉट गुड। क्योंकि आज आपने बस एक काम करना है, अगर आपने इस चीज़ को ओवरकम करना है, आपने सिर्फ एक उस इमेज के बारे में एक अपने न्यू वर्जन को बनाना है खुद। आपने उसकी स्क्रिप्टिंग करनी है कि इफ़ यू आर ए प्रैक्टिकल एंड बोल्ड पर्सन, तो आप कैसी कैसी सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करोगे। ओके। आपने सिर्फ एक इमेजिन में उस इमेज को या उस करेक्टर को बनाना है, उसके बारे में कम से कम 10 पॉइंट्स लिखो। ओके। तो आपको थोड़ी देर बाद ना आप उसको वैसे हम NLP में एक स्विच पैटर्न होता है। That's what I'm asking in the starting of our podcast. What is the switch pattern or switch code? हाँ, तो उसमें स्विच पैटर्न होता है बेसिकली आपको पर्सनालिटी को चेंज करने के लिए, न्यू वर्जन बनाने के लिए। Okay, you have to make a new version of yourself. Yourself. Okay. तो अभी जो जो वोकैबुलरी के वर्ड्स आप अपने लिए यूज कर रहे हो, उस न्यू वर्जन के साथ आप कौन कौन से वर्ड्स यूज करना चाहोगे? यू वांट टू बी प्रैक्टिकल, यू वांट टू बी स्ट्रांग। इस तरीके के वर्ड्स अगर आप अपनी नई पर्सनालिटी के साथ जोड़ोगे तो आपको धीरे धीरे वो
चेंजिंग आना स्टार्ट हो जाएगा in your इन version. योर पर्सनालिटी, इन योर करेक्टर. Okay. वो डीप डाउन आपके न्यू न्यूरल पाथवेज बनने शुरू हो हम्म. जाएंगे, न्यू पर्सनालिटी बिल्ट होनी शुरू हो Like जाएगी. I saw a movie yesterday, Bubbly Bouncer. Like if हाँ. you have seen that movie. नहीं, मैंने नहीं. ओके, सो उसमें जो कैरेक्टर है जो तमन्ना भाटिया जो प्ले कर रहे हैं, दैट इज वन शी एक्चुअली फॉल इन लव विद अ बॉय एंड दैट एक्चुअली उसने उसको बहुत बुरी तरीके से बिट्रे करा, दैट यू आर नॉट ऑफ माय टाइप, यू आर अ विलेजर एंड यू डोंट हैव एनी एक्सेंट टू स्पीक इंग्लिश. सो वन शी एक्चुअली लर्न दैट कि मेरे को वहाँ से डिफेम हो गया, मेरे को वहाँ से बिट्रे किया गया. शी एक्चुअली ट्रांसफॉर्म हरसेल्फ. She start going to an English coaching and she fully transform herself. मतलब उसने अपने रूट को नहीं छोड़ा कि वो विलेज से है, and then that boy keep on tracking that girl, but now she actually got fully transformed. So is that transformation is good for ourselves? Sometimes. The new version of yourself. Yes, sometimes. Okay. Sometimes it's good. और वो कहते हैं ना कि change your tribe and change your vibe. Exactly. सो इट रियली मैटर्स कि आप किस एनवायरनमेंट के बीच में रह रहे हो, कैसे लोगों के साथ उठ रहे हो. तभी बहुत बारी ना हम क्या करते हैं, उन लोगों को फ्रेंड्स बनाते हैं जो जैसे हम जैसे होते हैं, है ना. पर मुझे ऐसा लगता है कि हमें उन लोगों के साथ बैठना चाहिए जैसा हम बनना चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी ना हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं जो हायर but people are starting building a kind of a feeling of envy with that kind of people nowadays. If you are seeing this kind of generation, this generation, if I'm talking about this era, if I'm talking about, no one is happy with another's one, कि उसकी तरक्की को देख के एक तो पहली बात तो लोग खुश, इवन फ्रेंड सर्कल में यही चल रहा है, तो हाउ कैन वी जस्ट डू दैट इन दैट केस. सो मैं तो सबसे पहले आपको यही गाइड करूंगी कि अगर आप किसी से जेलस कर रहे हो ना, बेसिकली आप अपनी सेल्फ इमेज को मतलब कह लो कि आप डिस्टर्ब कर रहे हो. पीपल आर डूइंग काइंड ऑफ नेगेटिव कमेंट अबाउट. देखो, अगर आप किसी से जेलस कर रहे हो या आप कह रहे हो कि नहीं अच्छा उसने अचीव कर लिया तो क्या बड़ी बात, इट्स ओके. एग्जैक्टली. अगर आप उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं दे पा रहे तो यानी कि आप अपने आप को कम समझ रहे हो उससे. तो आप यूनिवर्स को या कह लो कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या बोल रहे हो कि आप उससे कम हो. तो अगर आप उसको कॉम्प्लीमेंट दोगे तो बेसिकली आप अपने सेल्फ इमेज को नर्चर कर रहे हो. Okay. ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जेलसी जो फीलिंग है ना, दैट इज़ वेरी लो वाइब्रेशनल इमोशन. हमें अगर हम एक कॉम्प्लीमेंट देते हैं, किसी की तारीफ करते हैं और किसी को पुश करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, बेसिकली वो हम अपने लिए, अपने सबकॉन्शियस के लिए अच्छा कर रहे हैं. तो ये हमें समझना ज़रूरी है कि अगर आपके सराउंडिंग में कोई बढ़ रहा है, ज़्यादातर फैमिली में मैंने देखा है कि ऐसा होता है कि जो कोई if a person is getting high or if he actually flared himself, so वो लोगों को नहीं पता. लेकिन अगर आप इस चीज़ का पता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड किस तरीके से काम करता है, अगर आप इस चीज़ के लिए अवेयर हो तो आपको समझ आ जाएगा कि अगर कोई अचीव कर रहा है तो उसको कॉम्प्लीमेंट दो. और अगर आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो तो बेसिकली आप उसमें आप अपने सेल्फ इमेज को इम्प्रूव कर रहे हो. और अगर आप जेलस फील कर रहे हो तो उसको डिग्रेड कर रहे हो. तो ये आपके ऊपर है, आपने सेल्फ इमेज इम्प्रूव करनी है या डिग्रेड करनी है. Exactly. This is for those people who are just trying to build a kind of feeling of envy with that person. तो यूनिवर्स को आप ये इंडिकेशन दे रहे हो ना कि आप कम हो. अगर आपको कम प्रूव करना है तो जेलसी करो, अगर आपको अपने आप को अपग्रेड करना है तो उसको कॉम्प्लीमेंट दो. सो मैम, आपने शुरू में एक पॉडकास्ट में हमें बताया था दैट आप सेल्फ डाउट करने लग जाते हो. In that case, those people who are trying to build a self doubt in their self कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं बहुत बुरी हूँ, या फिर मुझे ऐसा किसी ने बोला, यू आर जस्ट कीप इन योर माइंड कि मैं ऐसे ही हूँ, मैं आप अपनी वैसे ही इमेज अपनी बिल्ड कर रहे हैं. तो ऐसा करने से आप अपनी पर्सनैलिटी को डिग्रेड कर रहे हैं, आप अपने आप को डिफेम कर रहे हैं, और ये आने वाले टाइम के लिए आपके लिए कैसे एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है. सेल्फ डाउट करना तो देखो ऑफ कोर्स इट्स अगर आप अपने आप को बार बार, लेकिन मैं बताऊँ ना, वो आप उस इंसान को बदल सकते हो जो बदलना चाहता है. मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स हैं जो काउंसलिंग्स के आते हैं, जिनको सेल्फ डाउट होता है, वो मानते हैं कि मेरे अंदर प्रॉब्लम है,
वो मानते हैं कि मेरी बिलीफ सिस्टम में या मेरे पुराने पैटर्न्स ऐसे हैं, तभी वो मेरे पास उसको चेंज करने के लिए आते exactly. हैं। बहुत सारे लोग बहुत स्टबर्न होते हैं, बहुत ज़्यादा। वो कहते हैं मैं वो सही हूँ, मैं नहीं, मुझे नहीं बदलना अपने आप को। तो वहाँ पे आप कभी भी उन पे काम कर ही नहीं सकते। वहाँ पे NLP कह लो, क्या कोई भी मोडालिटी काम कोई भी नहीं, ट्रेडिशनल टेक्निक कुछ वर्क नहीं कर तो पाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट ब्रूस लिप्टन की आप बुक पढ़ लो। ब्रूस लिप्टन को पता है, उससे उसका डॉक्टर का डिग्री ले लिया क्योंकि उसने न्यूरोलॉजी को, इसको न्यूरो साइंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी शुरू कर दी, क्योंकि फार्मेसी कंपनी कहीं ना कहीं ये सोच रही थी कि अगर लोग अपने आप को खुद ही हील करना शुरू कर देंगे तो उनके तो हम प्रॉफिट का क्या उनके होगा? प्रॉफिट्स का, तो उससे डॉक्टर की डिग्री छीन ली। Even this is actually happened in 1980 when there was a time of something कोई डिजीज फैली थी और उसमें विटामिन सी की ज़रूरत ज़्यादा थी, तो फार्मेसी कंपनी स्टार्टेड, उन्होंने जो वो रिपोर्ट आई थी बन के, दे एक्चुअली टीयर दैट एंड पुट इट इन द गार्बेज, ताकि लोगों को नहीं पता चले कि बीमारी उनको विटामिन सी की डिफिशियंसी की वजह से हो रही है और उनका जो विटामिन सी का जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। हाँ, और अगर आपने ध्यान से सदगुरु जी को सुना होगा, तो सदगुरु जी ने एक बारी अपने फ्रैक्चर के बारे में बताया था कि मुझे फ्रैक्चर हो गया था और मैं उठ नहीं पा रहा था उस जगह से। उन्होंने पूरी वो स्टोरी बताई हुई है, और लेकिन मैंने मन में सोचा कि मेरी बोन्स जुड़ रही हैं और मैं खड़ा हो जाऊँ, हीलिंग। तो उन्होंने सेल्फ हीलिंग करी। उस टाइम पे वो इतने हाई उस पे नहीं थे, उनको पता भी नहीं था कि माइंड किस तरीके से काम, तो वो कहते मैं खड़ा हो गया और मैं अपने आप घर गया। तो हीलिंग इतनी पावरफुल है, अगर आप अपने माइंड पे काम करो तो आप कोई भी चीज़ को रिवर्स कर सकते हो। लेकिन ये फार्मेसी कंपनी आपको बार बार कंडीशन कर रही है। अब प्रोटीन्स आ गए हैं, है ना, तो आपको हार्मोन्स की इतनी मेडिसिन आ गई है। अब सबसे बड़ा जो इशू इस टाइम पे चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, दैट इज फर्टिलिटी। एग्जैक्टली, IVF सेंटर्स खुल चुके हैं, तो कंडीशनिंग हो रही है ये आपकी बॉडी की। और and people are feel that this is a fancy term to do, like they are actually collecting their sperm and what else they have and they keep on just save it for the later. So is it good or bad if they are doing this? सी, मैं ये बहुत बहुत बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है, इस पे तो मुझे लगता है एक पॉडकास्ट और करना पड़ेगा, क्योंकि but in a brief, if I'm actually asking you, in short, if you want to just tell, it's matter of your perception. आप किस टाइम पे आप पेरेंट्स हुड एंजॉय करना चाहते हो, इट्स टोटली अप टू देम। बट मैं ये बोलूँगी कि जो आप साइकिल को डिस्टर्ब कर रहे हो, जो एक नॉर्मल साइकिल है, अगर आप 50 की उम्र में या 45 की उम्र में पेरेंटहुड एंजॉय करना चाहते हो, तो उस बच्चे का क्या, वो आपको संभालने आ रहा है? तो ये बहुत, मैंने बोला ना, ये बहुत बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है, बट आप कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में, क्योंकि फ्रीडम ऑफ थॉट्स सबके पास। परसेप्शन, पीपल हैव देयर ओन बिल्डिंग ना, दैट व्हाट दे कैन डू दे विल डू दैट। बट आप साइकिल डिस्टर्ब करो, ये ना आगे चल के हमारी जनरेशन को समझ आएगा। Ma'am, there are some girls who actually take a kind of medicine for change their date of periods or their menstruation. For such cases वहाँ पे वो ले लेते हैं, हाँ। बट जो गर्ल ये रेगुलर टर्म पे अगर करते हैं, इज दैट हार्मफुल टू बॉडी? और उससे उनकी साइकिल तो डिस्टर्ब आई थिंक हो ही रही है, बट वो एक जो क्लॉट जो आपकी बॉडी के अंदर एक वो स्टोर हो रहा है, एंड उसके बाद उनको जो प्रॉब्लम्स होती है, आई वांट टू जस्ट नो अबाउट फ्रॉम योरसेल्फ कि आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे जो गर्ल। डेफिनेटली आप बायोलॉजिकल नेचुरल सिस्टम के बीच में या कोई भी इस तरीके से मेडिसिन लोगे तो कहीं ना कहीं हार्मफुल तो होगी। Exactly. और मुझे ये समझ नहीं आता कि मेडिसिन लेने की ज़रूरत क्या है। बहुत सारे लोग जैसे मंदिर को लेके कि घर में कोई ऐसी चीज़ आने वाली तो हाँ तो मुझे लेनी पड़ेगी, बट ये भी मुझे लगता है कि सारे ना एक तरीके के मिथ्स हैं, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। तो लेकिन आप फ्रीक्वेंट लेते हो ना, तो यू आर डिस्टर्बिंग योर सिस्टम। और नेचर के अब आप देख रहे हो, अब देख रहे हो कि कितने फ्लड्स आ रहे हैं, नेचर के कितने माउंटेन्स कटे हैं, इवन अभी देहरादून के अंदर हुआ है दैट लैंडस्लाइड्स एंड ऑल दैट। डेवलपमेंट के नाम पे क्या क्या हो रहा है, तो डेवलपमेंट में अगर नेचर डिस्टर्ब हो रहा है तो वो नेचर तो बाउंस बैक करेगा, वो आपको जरूर बताएगा कि आप गलत हो।
तो अभी नहीं तो बाद में हम आपको फेस करना पड़ेगी हाँ। वो चीज़ें। ओके मैम, यहाँ पे अब हमारा जो नो बिफोर दैट रैपिड फायर राउंड आई वांट टू नो बिकॉज आई हर्ड दैट यू ऑलरेडी हैव रिटन अ बुक. या I want to know about that. In that book, what you have described that you want to share with our viewers कि ये book आपने लिखी है और उसमें आप हमारे viewers को क्या एक important message देना चाह रहे हैं? मेरी बुक है टाइमलेस बॉडी कोड. Okay. बेसिकली इट्स बेस्ड ऑन आयुर्वेदा एंड आपका माइंडसेट शिफ्ट पे है ये, कि कैसे आप एज रिवर्स कर सकते हो और अपनी एज रिवर्स यानी एज रिटार्ड एजिंग प्रोसेस को रिटार्ड कैसे कर सकते हो. एजिंग प्रोसेस लाइक जिसके लिए अभी हमारे जो कुछ लोग हैं दे आर टेकिंग फिलर्स और रीजनरेटिंग बोटॉक्स और बहुत हाँ और बहुत ज़्यादा फिलर्स यूज़ कर रहे हैं और आप देखते होंगे सेलिब्रिटीज तो बहुत ज़्यादा, और मैं देख रही हूँ आजकल नॉर्मल लोग भी बहुत ज़्यादा मतलब इन चीज़ों में जा रहे हैं. व्हाई टू टेक फिलर्स? फिलर्स बेसिकली आपकी स्किन को प्लम, उसमें कोलाजन होता है तो वो आपकी स्किन को प्लम कर देता है. Can't we take collagen for the naturally from? देखो वो मैं वही कहूँगी ना कि अगर आप बॉडी के सिस्टम को ही इस तरीके से बना लो कि वो कोलाजन बनाना उतनी ही स्पीड से करे. बेसिकली क्या होता है कि हमारा जैसे जैसे एजिंग होती है ना, हमारा कोलाजन बिल्डिंग की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है. और लेकिन बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं, क्लीन फूड है, और टेक्निक्स में मैं बोलूँगी मेडिटेशन है. विज्ञान भैरव तंत्र की मैंने कुछ टेक्निक्स शेयर करी हैं. विज्ञान भैरव तंत्र इज जिसमें 112 टाइप की मेडिटेशंस हैं, पर मैंने 112 काइंड ऑफ मेडिटेशंस हैं उसमें, जिसमें से मैंने 3-4 अपनी बुक में शेयर करी हैं. तो मेडिटेशन से ना आपका एक हार्मोन होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और वो जो हार्मोन होता है ना वो आपकी बॉडी में रीजनरेशन प्रोसेस को इंक्रीज इतना कर देता है कि आप की बॉडी में जो डीजनरेशन होता है ना वो कम हो जाता है और रीजनरेशन बढ़ जाता है. तो वो यूथफुलनेस स्टेट को स्टेबल रखता है. अगर मैं देखूँ रेखा जी को, रेखा जी भी अगर आप देखोगे ना वो एरोमा थेरेपी यूज करती है, जिसके मैंने एसेंशियल ऑयल्स के बारे में भी लिखा है इसके बारे में. और सलमा हेक के बारे में सुना आपने? जी. मतलब 60 की हो गई हैं वो, बट वो लगती नहीं है 60 की. हाँ. Even if I'm talking about मलाइका का I cannot say कि Shilpa is also. She's doing some yoga something and she always said in reality shows कि वो योगा थेरेपी करते हैं, ये सब करते हैं तभी वो इतने फिट है. देखो मैं बताऊं, योगा और जिम के बारे में भी मैंने लिखा है कि योगा और जिम में कैसा फर्क है. योगा से आप अपनी एजिंग प्रोसेस को रिटार्ड कर रहे हो, क्योंकि आपका जो बॉडी का सिस्टम है ना बेस्ड ऑन ब्रीदिंग पैटर्न. ठीक है, अगर आप ब्रीदिंग को हाई लेवल पे लेके जा रहे हो ना तो आपको लगता है कि मेटाबॉलिज्म हाई हो रहा है, इट्स गुड, बट आप अपनी बॉडी में डीजनरेशन भी कर रहे हो. अगर आप बहुत सारे मैंने ऐसे इन्फ्लुएंसर देखे हैं जो फीमेल फिट इन्फ्लुएंसर हैं, वो बहुत अच्छे अच्छे वेट लिफ्टिंग करती हैं और 150 किलो के मतलब उठाती हैं, लिफ्टिंग करती हैं, बट आप उनका फेस देखोगे ना तो वो कहीं ना कहीं उनकी बॉडी में डीजनरेशन ज़्यादा है और रीजनरेशन कम है. तो हमें इसी को बैलेंस करना है. अगर आपको यूथफुलनेस चाहिए तो आपको डीजनरेशन और रीजनरेशन को बैलेंस करना है. बॉडी में डीजनरेशन रोज हो रहा है, आपके सेल्स रोज टूट रहे हैं, रोज बन रहे हैं, लेकिन अगर उसका वैल्यू अगर इम्बैलेंस है तो आप मतलब डीजनरेशन आपकी बॉडी में ज़्यादा और रीजनरेशन कम हो रहा है, तो यानी कि आप जल्दी बूढ़े हो रहे हो. समय से पहले आप लोग बूढ़े हो रहे हो. और लेकिन अगर ये बैलेंस्ड है तो आपने अपने कोलेजन बिल्डिंग और अपने स्किन पे और अपने इवन की क्या कह लो कि माइंड सेट पे भी आप माइंड से भी यंग रहते हो. तो इन चीज़ों पे काम करने के लिए मैंने इसमें बहुत सारी टिप्स दी हैं, जैसे फूड, आपने वाता को कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में वात ज़्यादा है आयुर्वेदा के हिसाब से तो आपकी बॉडी डिजनरेटिव मोड में रहेगी. वात पित्त जो हम वात पित्त कफा. हाँ, तो आपकी बॉडी वात में है तो बॉडी आपकी डिजनरेटिव मोड में रहेगी. आपको कैसे वात को पैसिफाई करना है वो मैंने सारे उसमें डाइट की गाइडेंस दी है, मेडिटेशन टेक्निक्स दी है, जिससे कि वात स्टेबल होता है और आपकी बॉडी में रीजनरेशन होती है. फिर मैंने इसमें ओशो की
भी बहुत सारी मेडिटेशन टेक्निक्स दी हैं, जिसमें डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने भी डिस्कस करी है, जो हमारे योगा में बंध बोलते हैं। बंध का नाम सुना हुआ है आपने? No, I want to hear about that. I want to know. योगा में हमारे बंध्स होते हैं, जलंधर बंध, 3 बंध्स। तो बेसिकली जो इंट्रिंसिक मसल्स को स्क्वीज करके हम प्राण शक्ति को जब ऊपर लेके आते हैं, ओके हाँ, तो वो हमारी बॉडी में रीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया अपनी बुक में, बिकमिंग सुपरनैचुरल। दैट यू हैव रिटन इनटू योर बुक। या आई हैव रिटन। ओशो भी यही बोलते हैं कि जितना आप अपनी मतलब इस इंटरेस्टिंग मसल्स को स्क्वीज करोगे, उतनी आपकी बॉडी में रीजनरेशन होगा। ओके, सो मैम थैंक यू, आपने अपनी बुक के बारे में बताया, एंड आई श्योर आई विल जस्ट रीड दैट बुक फॉर माई सेल्फ। अब यहाँ पे हमारा रैपिड फायर राउंड आएगा, हम इसको बहुत क्विकली करेंगे, राइट? आई विल जस्ट आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम यू एंड आपको उसके रैपिड मेरे को आंसर करना है। सो वी आर जस्ट स्टार्टिंग इट। ओके, सो माई फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू इज, एक बिलीव जो आप हर क्लाइंट को अडॉप्ट करने को कहते हैं, कोई ऐसा आपने बिलीव के बारे में बात किया, कोई एक ऐसा बिलीव आप बताइए जो आप अपने हर क्लाइंट को बोलते हैं यू हैव टू अडेप्ट दैट। If you want to change your life, change your mind. Okay, that is your quote also, Yeah. right? Okay. Biggest myth about NLP, जो लोगों के अंदर अभी एक मिथ फैला हुआ है कि NLP क्या है, वो मिथ कौन सा होगा आपके लिए? लोग सोचते हैं शायद ये मैनिपुलेशंस के लिए है, या मतलब हार्डली हमारे पे लिए काम आएगी। ओके ओके, थर्ड इज सबकॉन्शियस का सबसे बड़ा एनिमी क्या है? सबकॉन्शियस का सबसे बड़ा एनिमी, दुश्मन, कट्टर दुश्मन उसका कौन सा है? सबकॉन्शियस का सबसे बड़े आपके नेगेटिव बिलीफ सिस्टम। Okay, self-doubt and negative Self-doubt. wordings, which okay, tea or coffee, what would you prefer? Depends on the mood. Okay, sometimes it's tea or coffee or any other drink also. Tea. Okay, tea. Okay, your go-to, your affirmation, what was that? Your go-to affirmation, which you usually do? I'm worthy to attract good people in my life. Okay, that's good. Okay, favorite NLP technique according to yourself, which you love? Anchoring. Okay, which you had told. Okay. Okay, my next question is one thing which you want to say to our viewer that you have to stop doing that into your life, or any word. Change your vocabulary. Okay. जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं आई विल ट्राई, ट्राई इज ऑल्सो नेगेटिव वर्ड। Okay. आई एम नॉट वर्दी, और बहुत सारे नेगेटिव वर्ड्स जो अपने लिए यूज करते हैं, दैट आई थिंक उनको वो चेंज करना चाहिए। Okay. Are you a night owl or an early bird? डिपेंड्स ऑन द Schedule. शेड्यूल। Okay. So you are according to your timetable. You can be a night owl or early bird also. Okay. आपको But generally, what was it? कि आप एक night bird और early आप I prefer just क्या करते want that section of time, जो मुझे ऐसा टाइम चाहिए जहाँ पे शांति हो। हैं? Okay. अब वो चाहे आप अर्ली बर्ड बन के भी कर सकते हो, और night owl बन के भी कर सकते हैं। Okay. बट प्रेफरेबली अर्ली बर्ड इज मोर बेटर थिंग। Okay. Mama, last question is, and after that we will just end up our episode today. Parenting भी role play करती है NLP के अंदर, like there are kind of parenting which you have authoritarian, authoritative, permissive, तो इन सब का भी कुछ रोल प्ले है हमारे NLP के अंदर, या फिर एक बच्चे की लाइफ के अंदर? बच्चे की लाइफ में तो खैर बहुत बड़ा रोल है इन सभी पेरेंटिंग का, बट आगे चल के ये कैसे मॉडिफाई हो सकता है अगर मतलब उनको एक अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग दी जा रही है, फिर मैं बोलूँ एक बहुत सेफ पेरेंटिंग? कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, और जो भी ये पॉडकास्ट हमारा देख रहे हैं, फॉर दोज आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन फॉर यू, एक बच्चे को हल्के से चोट लगी, वो हल्का सा ही रो रहा है, अभी पेरेंट्स या मम्मा आती है, अरे मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, मतलब कि एक सेफ फील्ड में डाल देती है वो। तो वो बच्चा जो है ना, आगे चल के जो उसके बाद जो हर्डल आने वाली है ना, उसको फेस करने के काबिल वो रहता ही नहीं है, बिकॉज हमेशा तो उसको एक सेफ फील्ड में ही रहना पसंद है। तो वो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए क्या चीज़ को ऐसा डिक कर रहे हैं, आप उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे इन द लास्ट एंड ऑफ आवर सेशन? या आजकल की वैसे पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा डेलिकेट हो रही है, और बट मुझे ऐसा लगता है कि
फिर वो डेलिकेट पेरेंटिंग के जो जनरेशन जो निकल के आ रही है ना, वो आजकल आप जेनजी के बारे में बहुत कुछ सुन रहे होंगे, है ना। जेनजी कॉर्पोरेट में काम करने लगे, है ना, वो कुछ सुन नहीं सकते, उनके अंदर पेशेंस लेवल नहीं है, क्योंकि वो डेलिकेट पेरेंटिंग का नतीजा है। अगर आप अथॉरिटेटिव नहीं रहते, आप एज अ पेरेंट उनको कमांड नहीं दे पा रहे, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप हार्श रहो, नेग्लेक्टिंग भी नहीं होना चाहिए, नेग्लेक्टिंग भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना आप अपने डिसिप्लिन के लिए प्रेशर भी ज़रूरत है और स्ट्रिक्टनेस की ज़रूरत है। Exactly. कभी भी एक बच्चा डिसिप्लिन में नहीं आ पाएगा जब तक उसके पास प्रेशर नहीं होगा और स्ट्रिक्टनेस नहीं होगी। कमांडिंग होना पेरेंट्स को ज़रूरी है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा कमांडेबल बन जाए, नहीं, जो मैंने पूरे शौक नहीं किए वो मेरा बच्चा करेगा, फिर आप देख लोगे कि आपकी वो आगे की जनरेशन आप स्पॉइल कर रहे हैं आप। तो कमांडिंग होना बहुत ज़रूरी है, हाँ, लेकिन उसके अंदर टाइम टू टाइम आपको किस तरीके से, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि किस तरीके से गाइड करना है, कॉम्प्लीमेंट्स देने हैं और उसको डिफेम नहीं करना। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हाँ मेरा फ्रेंड बन के रहे तू, और आपको आज आप सुन रहे होंगे कि बच्चों के पेरेंट्स क्या क्या मतलब रिबेलियस मोड देख रहे हैं बच्चों का क्योंकि दिस इज एक्चुअली हैपनिंग। तो मैं कह रही हूँ ना, मेरे पास दोनों कैटेगरी के बच्चे हैं, और फिर वो उन बच्चों को लेके जाते हैं कि जी हमारा बच्चा तो हमारी बात ही नहीं सुनता, हमें उल्टा बोलता है, हमारी तो बिल्कुल ही नहीं सुनता। अलग अलग इवन कुछ एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, कुछ लोग जो है कुछ ऐसे हवन्स वगैरह करवाते हैं फॉर दैट, बट उनको ये नहीं पता चल रहा कि जो आपने पहला जो आपने जो बोया है आप उसको ही अब ग्रैब कर रहे हो उस चीज को, तो बेसिकली मेरे पास भी दो ऐसे केसेस आए थे बच्चे के। एक तो बच्चा लंदन में पढ़ रहा है, 18 इयर्स का बच्चा है वो, तो खैर हाँ, तो वो भी पेरेंट्स को ही एनिमी बना के बैठा हुआ था। वो बहुत टाइम से रिबेलियस मोड, हाँ, और चैट जीपीटी से वो बहुत टाइम से काउंसलिंग ले रहा था। तो ये भी बहुत बड़ा ट्रेंड शुरू हुआ है, लोग चैट जीपीटी से सलाह ले रहे हैं। और चैट जीपीटी ना आप ही के लिए ही पॉजिटिव बोलेगा, जो कन्वर्सेशन कर रहा है उसी को राइट बताएगा। That is basically human stored data है ना, वो आपके बारे में बुराई नहीं करेगा, that actually वो पेरेंट्स को उल्टा। हाँ, exactly। तो फिर उसको काफ़ी चीज़ें मैंने उसके अलाइन करी, क्योंकि वो मैंने बताया ना मेटा मॉडल के क्वेश्चंस होते हैं, और उस क्वेश्चंस के थ्रू आप डिस्टॉर्शन डिलीशन जो आपकी मेमोरी में आपके माइंड में जो इंफॉर्मेशन गई हुई है वो किस तरीके से अलाइन करनी है आपने अपनी लाइफ के लिए। बहुत बार हम पेरेंट्स की पॉजिटिव चीज़ों को देखते ही नहीं है, नेगेटिव, और उन्होंने हमें ऐसा क्यों बोल दिया, तो वो बहुत सारी चीज़ों को हम डिलीट कर देते हैं, उनकी पॉजिटिव चीज़ों को। तो बेसिकली ये नहीं पता चल रहा बच्चों को कि अगर पेरेंट्स हमें गाइड कर रहे हैं तो दे आर वेल विश, दे हमारे वेल विशर है, वो कोई और गाइड नहीं कर रहा तो वो अच्छा है। जो गाइड कर रहा है वो गलत है, जो गाइड कर रहा है बल्कि वो आपके लिए एक अच्छा फ्यूचर देख रहा है। तो पेरेंट्स को या मैं कहूँगी हम, जैसे मैं स्कूल्स में भी ट्रेनिंग्स के लिए जाती हूँ, तो स्कूल्स में फ्यूचर पेसिंग करके एक हम विजुअलाइजेशन कराते हैं। तो फ्यूचर पेसिंग में हम बच्चों को दिखाते हैं कि अगर आप इस तरीके से लाइफ में अपनी हैबिट्स अपने इस पे काम करेंगे तो आप इस तरीके का फ्यूचर क्रिएट कर पाएंगे, और अगर आप इस तरीके से मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें दिखाते हैं। इट्स अप टू यू कि आपने कौन सा पाथ चूज करना है। तो मेटा मॉडल्स और फ्यूचर पेसिंग ये दो चीज़ें बहुत अच्छे से बच्चों के लिए काम आती हैं। So ma'am, thank you whatever the knowledge which you actually gave us to our viewers, and I hope आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी, and it is actually I'm feeling very pleasure to have you on our podcast today, ma'am, because I was just watching it. I was watching your reel, the way you are giving your counseling, the way you are sharing the content to the viewers, that is actually helpful to us. Thank you so much. And thank you for watching our podcast. And अगर आपको ये podcast अच्छा लगा और अगर आप सोनिया मैम से connect करना चाहते हैं for your changing your habit, for your regular lifestyle, so
मैम का डिस्क्रिप्शन में हमने सारी उनकी आईडीज़ मेंशन कर दी, यू कैन कनेक्ट विद मैम। एंड अगर आपको ये अच्छा लगा हो पॉडकास्ट, एंड इफ यू रियली वांट टू चेंज योर लाइफ, यू वांट टू ट्रांसफॉर्म योर माइंड, यू वांट टू रिवायरिंग योर ब्रेन, सो कीप वॉच दिस पॉडकास्ट एंड शेयर विद योर नियर एंड डियर जो भी इस लाइफ के अंदर अभी कुछ हर्डल अगर फेस कर रहे हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस। Thank you so much, Thank you so ma'am. much.